हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ लिया था कल? हाँ, अच्छा साहित्य में पहुंच गए थे क्या? चलो बताओ तो, इतिहास को जानने के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? पहला कौन सा होता है? आर्कियोलॉजिकल। दूसरा कौन सा होता है? लिटरेरी। और तीसरा कौन सा होता है? आर्काइवल। पहले में हम पढ़ रहे थे कि पुरातात्विक में पहला कौन सा पढ़ा? उत्खनित पुरावशेष। भारत में पुरातत्व की शुरुआत कौन करता है? राजस्थान में ऐसा कौन करता है? हमारे कौन कौन से अच्छे अच्छे पुरातत्वविद हुए, नाम बताओ देखे। वीरेंद्रनाथ मिश्र, डी.आर. भंडारकर, रतन चंद्र अग्रवाल, बी.बी. लाल, ललित पांडे, जीवन सिंह खड़कवाल। जैसे कौन कौन सी जगह का उत्खनन किया होगा उन्होंने? कालीबंगा, बागोर, बेराठ, आहड़, नोह, ये पढ़ा नगरी। अच्छा, और हमने पढ़ा कि उसके बाद क्या क्या मिलता होगा उनको वहां से? पत्थर के उपकरण, धातु के उपकरण, मृद भांड, ऑर्नामेंट्स, ये सब मिलते हैं। दूसरा कौन सा पढ़ा उसके बाद? कौन से? अभिलेख। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? बड़ली अभिलेख। कौन से बीसी का है? कौन से माता जी के मंदिर से? किसको मिला था? गौरी शंकर हीराचंद ओझा को कब मिला था? और ये अभिलेख कौन से वीर निर्माण सम्मत में लिखा गया था? और ये कहता है माध्यमिक का एक जैन के अंदर था। कैसा के अंदर था? जैन के अंदर था। उसके बाद हमने एक अभिलेख पढ़ा गोसुंडी। कौन सा पढ़ा? गोसुंडी कौन से जिले में? कौन सी शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख? और ये भागवत धर्म की जानकारी देने वाला राजस्थान का प्राचीनतम। किसकी पूजा की जानकारी है? वासुदेव और संकर्षण। और कौन से वंश की? कौन से राजा की? सर्वतात। और कौन से यज्ञ की? अश्व। सामंती व्यवस्था की जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? बसंतगढ़ अभिलेख। कौन सी माता जी के मंदिर से मिला? खेमेल माता। कौन से चावड़ा राजा का है? वर्मलात। कौन से का? और उसके टाइम आबू का सामंत कौन था? ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की प्रशंसा होती है। जैसे हमने एक प्रशस्ति कौन सी पढ़ी? कौन से ईस्वी की है? कहां पे लगी हुई है वो? चित्तौड़ में। कहां पे? कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ। किसने लिखा था उसको? अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। कौन से राजा की जानकारियां देती है? कुंभा की क्या क्या बातें बताती है? साहित्य, उपाधियां और उसके विजय अभियान। एक फारसी भाषा का पुराना अभिलेख मिला हमें। कहां से? अजमेर से। अजमेर में कहां से? 2.5 दिन के झोंपड़े से। और बताया गया कि ये पहले क्या थी, फिर इसको तोड़ के क्या बनाई गई। हमें चित्तौड़ से एक फारसी का अभिलेख मिला है, दाहिबी पीर की दरगाह का अभिलेख। उसमें चित्तौड़ का नाम चित्तौड़ नहीं है। क्या नाम लिखा हुआ है? उसके बाद हम क्या पढ़ रहे थे? क्या पढ़ रहे थे? ताम्रपत्र। ताम्रपत्र हम पढ़ रहे थे कि शुरुआत में तो कौन सी भाषा में थे? संस्कृत। लेकिन बाद में इसका। और हमने एक ताम्रपत्र पढ़ा था आहड़। कब का है वो? कौन से वंश की जानकारी है? चालुक्य। चालुक्य कहां के राजा थे? गुजरात। कहां से कहां तक राजा? मूलराज से लेके और भीमदेव सेकंड। एक ताम्रपत्र हमें मिला है खेरोदा। कब का वो? कौन से राजा के टाइम का? कुंभा। और कुंभा ने कहां पर दान दिए? एक लिंग जी के आसपास की क्या क्या चीजें मिलती है अपने को? मार्ग, मुद्रा, धार्मिक। टैक्सेशन सिस्टम के बारे में कौन सा ताम्रपत्र बताता है? चीकली ताम्रपत्र कब का है? उसके बाद में हम क्या पढ़ रहे थे? सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। क्या कहलाता है? वेब की बुक का नाम बताओ। करेंसीज ऑफ हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपूताना नाम की बुक मिलती है। हमें राजस्थान में कई अलग अलग जगह से सिक्के प्राप्त हुए। हमें एक ही जगह से 6000 सिक्के मिले हैं। जगह कौन सी है? नगर। ये 6000 सिक्के किसको मिले? कार्लाइल। ये नगर कहां पड़ता है? ये सिक्के कौन से जनपद के? कौन से? और हमें एक टोंक में एक जगह से और कई सिक्के मिलते हैं। रेड से कितने सिक्के मिले? वो किस किस के सिक्के हैं? मालव, मित्र, अपोलोडोर्स और इंडोसैसन। हमें गुप्त सिक्के प्राप्त होते हैं एक जगह से खूब सारे। नगलाचेल। नगलाचेल किसके पास है? और कितने गुप्त सिक्के मिले? 1921 गुप्त सिक्के। इसके अलावा गुप्त सिक्के और कहां कहां से मिलते हैं? बेड, सोयोला, मोरेली और कहेड़ा। ये सिक्के किस प्रकार के सिक्के कहलाते हैं? गरुड़ प्रकार। किस प्रकार के? हमें प्रतिहारों में एक राजा के सिक्के मिले, मिहिर भोज प्रतिहार के। उसके कहां कहां से मिले? मावल देसर, नोहर, पल्लू, नावा, डेगाना और बघेरा। ये सिक्के कौन से प्रकार के सिक्के? आदिवरा। कौन से प्रकार के? आदिवरा प्रकार के। फिर हम कहते हैं कि मध्यकाल में हमारे राजाओं ने अलग अलग प्रकार के सिक्के चलाने शुरू कर दिए। जाड़शाही, आमेरिया, जयपुर। तमंचा शाही, चांदोड़ी,
कहां पे? मेवाड़। मेवाड़ में एक और सिक्का था, कौन सा था? स्वरूप से। अक्षय शाही, जैसलमेर राव शाही, अलवर राम शाही, गुमान शाही, गज शाही, विजय शाही, और बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में कौन से थे? सालिम। और अंग्रेजों के आने के बाद वाले सिक्के कौन से? कलदार। कौन से? कलदार। इसके बाद में क्या पढ़ा था? कौन सा? चित्रकला। हमने कहा कि प्राचीन मनुष्य किसमें रहता था, इसलिए वहां के उसके चित्र क्या कहलाते हैं? शैल चित्र। ये कौन कौन सी दो नदियों के क्षेत्रों में मिले? चंबल कहां पर? छाजा कहां पर? कोटा में एक बहुत अच्छे चित्र मिले, कौन से? आलनिया, जिनके शैल चित्रों की खोज किसने की? बूंदी में कहां से मिले? गदरड़ा। कहां से मिले? बारा में कहां से मिले? कन्यादय। अलवर में दो जगह से मिले, डडीकर और हरसोरा। सिक्कर में एक जगह से मिले और जयपुर में एक जगह से मिले, बेराट के चित्र मिले। और इसके बाद में अलग अलग राजाओं ने अपने अपने बनाए थे, वो कौन कौन से हो गए आपके? कोटा, बूंदी, किशनगढ़, ऐसे खूब सारे प्रकार के। ये पढ़ा चित्रकला में तो। और चित्रकला में हमने पढ़ा कि इनमें ज्यादातर चित्र कौन से हैं? शिकार की तरह से। कौन से हैं? शिकार। इसके बाद क्या पढ़ रहे थे? कौन सा? स्थापत्य। स्थापत्य कला में हमने क्या एग्जाम्पल पढ़ा? किले, महल, ये सब बनते हैं। ये सब किसकी जानकारी देते हैं हमें? स्थापत्य कला। मैंने दो मंदिर बताए होंगे, कौन सा मंदिर? शीतलेश्वर महादेव मंदिर। कहां पर है? क्या विशेषता है इस मंदिर की? समय बताने वाला सबसे पुराना मंदिर है। कौन से सन का है? मुगल राजपूत स्थापत्य कला का मिक्सचर किसमें? जगत शिरोमणि मंदिर, जो कि कहां पर है? आमेर। इसके बाद क्या पढ़ रहे थे? मूर्ति कला। मूर्तियों से हमें क्या क्या पता चलता है? नृत्य, वाद्य यंत्र, आभूषण, धार्मिक स्थितियां, ये सब पता चलता है। अब वो मूर्ति कला का अजायब घर किसको कहा जाता है? और ये कीर्ति स्तंभ कहां है? चित्तौड़। कहां पर है? चित्तौड़। इसके बाद क्या पढ़ रहे थे? साहित्य। साहित्य में पहला क्या पढ़ा? संस्कृत साहित्य में पहला कौन सा राइटर पढ़ा? कौन सा है? मंडन। मंडन किसका शिल्पी था? कौन सी बुक पढ़ी हमने उसकी? राजवल्लभ। कौन सी बुक है? कितने चैप्टर है उसमें? क्या क्या बताता हमें वो? गांव, नगर, दुर्ग, महल, मंदिर, बाजार, सब कुछ जानकारियां देता है। उसके बाद कौन सी किताब पढ़ी? नयन चंद्र सूरी। कौन से राजा के दरबार में? वीरम तोमर। वीरम तोमर कहां का राजा है? ग्वालियर का राजा। और बुक कौन सी लिख रहा है? हमीर महाकाव्य। ये हमीर कहां का राजा था? रणथंभौर के कौन से वंश का राजा? और रणथंभौर पर किसने अटैक किया था? अलाउद्दीन खिलजी। इतनी बातें पढ़ी, दो एग्जाम्पल खूब है। आगे किताबें और पढ़ लेंगे। अगला लिख लो, राजस्थानी साहित्य। राजस्थानी लिटरेचर। ये रजिस्टर रफ है तुम्हारा? फेर है? क्यों? दो जगह छोड़ देती हूँ। ये दो ऐसा जो भी आप में से करते हैं ना, कि यहाँ लिखते हैं रफ में, घर पे जाके करते हैं फेर, प्लीज बंद कर दो। जो लिखना है यही लिख लिया करो, है ना। आपकी जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य नोट्स बनाना नहीं है। ये कोचिंग आए तो भी नोट्स बनाए, घर पे जाके भी। फिर थोड़े दिन में तुम्हें लगेगा कि तुम जिंदगी में एक ही काम कर रहे हो। हाँ, क्या आता है? अच्छा चलो ठीक है। बच्चे है ना, दो बात कहते हैं हमेशा। एक तो कहते हैं कि सर 2 बार लिखने से याद हो जाते हैं। यदि 2 बार लिखने से याद होता है तो आज घर पे जाके अखबार को 3 बार लिखना। एक टप्पा याद हो जाए तो बताना। तेरे याद इसलिए होता है क्योंकि तू क्लास में बैठा है, इसलिए याद होता है कि तू सिंसियर ढंग से पढ़ रहा है, इसलिए याद है कि तू सुन रहा है। बाकी कोई याद नहीं होता। मैं तो कहता हूं आप तो एक दिन क्लास मिस कर दो, क्लास में मत आओ, 2 दिन क्लास में मत आओ, और वो जो मैंने 2 दिन के अंदर लिखा है वो पूरी जिंदगी में याद करके दिखा दो। आपको केवल उतना याद होगा जितना क्लास के अंदर पढ़ोगे। बाकी वाला याद हो भी जाएगा तो भी कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उसमें। सुनी हुई चीजें लंबे समय तक याद रहती है, सुनी हुई चीजें आसानी से याद होती है। सुनी हुई चीजों में कॉन्फिडेंस ज्यादा रहता है। मैं कहता हूं एक अपने पढ़ते हैं अखबार, 10-20 साल से अखबार पढ़ रहा हूँ मैं, कुछ ही याद नहीं। एक अपने देखते हैं मूवी, वो याद हो जाती है 3 घंटे की, क्योंकि वो ऑडियो वीडियो विजुअल मेमोरी है। देखते और सुनते जिन चीजों को जल्दी याद होती है बनिस्बत पढ़ने के। तो ये लिखना ये पढ़ना ऐसे कुछ ही याद नहीं होता। चीजें तभी याद है जब हम उनको देख रहे हैं, जब हम उनको सुन रहे हैं, तभी चीजें याद हो पाती है, वरना चीजें याद नहीं हो पाती। फिर दूसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट ये देता है कि सर मेरी राइटिंग खराब है, तो अब नहीं सुधरेगी।
है ना, जो होना था कांड वो हो चुका है, अब अपने सुधारने भी। फिर मैं हमेशा कहता हूं, जिन जिन की राइटिंग खराब है राजी होइए, आपके सिलेक्शन जल्दी होंगे। मेरे पिछले 10-11 साल का एक्सपीरियंस है, जिनकी राइटिंग खराब वो फटाफट सेलेक्ट हो गए। क्योंकि मुझे लगता है यार, उस वाले बंदे की जब कॉपी एग्जामिनर पढ़ता है तो उसको समझ तो आता नहीं। तो गलत भी लिखा होता है तो वो सोचता है सही लिखा होगा यार, काटे तो क्यों नंबर, तो दे देता है। और जिनकी राइटिंग मोती जैसी होती है, बहुत अच्छी होती है, वो गलत लिखते हैं, उसको पता अच्छा गलत लिख गया, काटा लगा देता है। तो जिनकी राइटिंग खराब है वो राजी होइए, आपके सिलेक्शन जल्दी हो। और राइटिंग ऐसी होनी चाहिए जो पढ़ी जा सके, ज्यादा मोती नहीं लिखने। क्योंकि वहां जब एग्जाम दोगे आप, तो वहां 3 घंटे में पेपर कंप्लीट ही नहीं होता। इसलिए वहां राइटिंग इतनी खराब होती है आपके एग्जाम में कि यहाँ वाली राइटिंग वहां होती नहीं। वहां सबकी राइटिंग बिगड़ जाती है, क्योंकि 3 घंटे पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता। यदि कोई राइटिंग अच्छी अच्छी करेगा तो लास्ट में 2 10-10 नंबर के क्वेश्चन छोड़ देगा। इससे अच्छा लिख दिया, रीडेबल लिख दिया, पूरा पेपर तो हुआ। वरना 20 नंबर तो वैसे ही रेस से बाहर हो गए। मोती जैसे लिखे आपने, मैं सुंदर सुंदर लिखूंगा, भले ही 2 क्वेश्चन छूट जाए तो छूट जाए। राइटिंग में किसी प्रकार का समझौता, तो इसका मतलब है आपका पेपर 180 नंबर का, आपके साथ वाले का 200 गया। उसने 2 10-10 नंबर के और लिखे, 2-2 नंबर भी मिले तो आपसे 4 तो ज्यादा ले गया। एग्जाम के अंदर इतना ही होता है, तो इतना कोई मोती जैसे भी लिखने की आवश्यकता नहीं। राइटिंग रीडेबल होनी चाहिए। वो है ना, वो मारवाड़ी वाली कहावत है जी, कि ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आला पढ़ी जन आप हूं, सूखा पढ़ी जन कोई का बाप हूं। है ना, मतलब गीले गीले लिखे, अब ये लिखे। ये थोड़ी होता आपके साथ कि आप यहां से नोट्स लिखे, आपने घर पे गए, घर पे पढ़ने बैठे, तब आपने कहा ये क्या लिख लाया। खुद को समझ आ जाता ना भाई, ये थोड़ी घर पे लेंस लगाना पड़ता है, या दोस्त को कहते पढ़ यार मैं लिख तो लाया। पर भगवान जाने क्या लिख लाया। और वो कहता भाई साहब, जो गिले गिले तेरे से नहीं पढ़े जा रहे तो मेरे लिए तो सूखे और है, तो मेरे से तो एकदम भी पढ़े। ऐसा तो है नहीं, अपनी राइटिंग रीडेबल है बस। इसलिए नोट्स यहीं बनाया कीजिए, जो लिखा जाए वो यहीं लिखा कीजिए। फिर एक कई बार स्टूडेंट का ये होता है कि सर आप जल्दी जल्दी बोलते हो, हम साथ में लिख नहीं पाते। आप कह दिया करो सर लाइन दोबारा बोलो, मैं दोबारा बोलता हूँ। और आप और भी नोटिस किया कीजिए, मैं या विजय सर या कोई दूसरे आएंगे, हम एक लाइन को कम से कम 6 बार बोलते हैं। 3 बार हिंदी में, 3 बार इंग्लिश। तो कई बार क्या होता है कि भाई मैं हिंदी में बोल गया, फिर मैं इंग्लिश में लग गया, तो स्टूडेंट लगता है मैं तो पीछे छूट गया। मैं वापस आ जाऊंगा, उस लाइन वापस बोल जाऊंगा, वापस बोल जाऊंगा मैं। फिर भी आप छूट गए, 6 बार में भी आप छूट गए। आप हाथ खड़ा कर दिया कि सर ये लाइन दोबारा बोलो, दोबारा बोल दे। 2 घंटे की क्लास में ऐसा कितनी बार होगा, ज्यादा ज्यादा 2-3 बार हो जाएगा। 2-3 बार, यदि 1-1 मिनट ज्यादा भी लगे तो 3 मिनट, नोट्स तो यही तैयार हो गए। वरना इस चक्कर में हम 2 घंटे यहाँ नोट्स बनाते हैं, इन नोट्स को 2 घंटे जाके और लिखते हैं। घर पे जाके नोट्स को याद कीजिए, जैसे लिखा हुआ है एग्जैक्टली वैसा का वैसा याद कीजिए। आपके दिमाग में नोट्स फोटोकॉपी स्कैन होने चाहिए, रटे जाने चाहिए दिमाग के अंदर। होना ये चाहिए कि आप जब नोट्स बंद कर देते हैं और तब यदि आंख बंद करके सोचते हैं कि क्या लिखा हुआ है, तो याद आना चाहिए आपको। इतिहास के 3 स्रोत है, यहाँ लिखा हुआ है पुरातात्विक, यहाँ लिखा हुआ है साहित्यिक, यहाँ लिखा हुआ है पूरा लिखिए। फिर पुरातात्विक नीचे मेरे लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है उत्खनित पुरावशेष, यहाँ पे लिखा हुआ अभिलेख, फिर लिखा हुआ ताम्रपत्र, फिर लिखा है सिक्के, चित्रकला, स्थापत्य कला, मूर्तिकला। यहाँ पर लिखा हुआ है संस्कृत, राजस्थानी, फारसी, अंग्रेजी। यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे खरीता, बही, सियाह हुजूर, दस्तूर कौम। वापस याद आना चाहिए। उत्खनित पुरावशेष, इसमें मेरे लिखा हुआ है एलेक्जेंडर कनिंगम, कार्लाइल, फिर उत्खननकर्ताओं के नाम है, फिर कुछ जगह है, फिर वहां से क्या क्या मिला है। फिर मेरे को मिला अभिलेख, अभिलेख को मैं अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। फिर अभिलेख है मेरे पास बड़ली, फिर है गोसुंडी, फिर है बसंतगढ़, फिर है कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति, फिर है अजमेर का लेख, फिर है दाहिबी पीर का लेख। फिर वापस बड़ली में ये बात लिखी, गोसुंडी में ये बात लिखी, इसमें ये बात लिखी। फिर मेरे पास है ताम्रपत्र, पहला है आहड़, फिर है खेरोदा, फिर है चीकली, फिर है मेरे पास में सिक्के। सिक्कों में पहले ये बात लिखी हो, पुराने सिक्के कहाँ से मिले, नगर से, रेड से, नगलाचेल से, गुप्तों के सिक्के, मिहिर भोज प्रतिहार के सिक्के। सिक्कों की किताब है, सिक्कों के अध्ययन लिखा हुआ। फिर मेरे लिखा हुआ है चित्रकला, शैल चित्र लिखे हुए, कहाँ कहाँ से मिले थे, कौन कौन सी नदियों के किनारे मिलती, ज्यादा क्या क्या यहाँ पे, और मध्यकाल की शैलियां कौन कौन सी थी। फिर मेरे लिखा हुआ है स्थापत्य कला, शीतलेश्वर महादेव मंदिर है, जगत शिरोमणि मंदिर है। फिर मेरे लिखा हुआ है मूर्ति कला, कीर्ति स्तंभ है जिसको मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं। अब मेरे पास है साहित्य, साहित्य मेरे पास पहले संस्कृत है, संस्कृत में पहले मेरे पास में लिखा हुआ है मान लो नयन चंद्र सूरी, फिर मेरे पास लिखा हुआ मंडत। तो जो भी है ये इसके अंदर है दिमाग में। नोट्स बंद होने के बाद यदि आपके दिमाग में चीजें वैसे वैसे चल रही है, तब तो पढ़ाई करते हो। और यदि नोट्स बंद होने के बाद चीजें दिमाग में से नहीं चलती है,
फिर केवल ये मान लिया जाए कि आपके घर वालों के पास पैसे हैं, हमें पैसे कमाने आते हैं, और इसका कोई यूज नहीं है। ये मैं हमेशा देखता हूं, आजकल ये RSI की तरह फैशन है। अच्छा लगता है, कूल लगता है लोगों को कि यार अपना बच्चा RSI की तरह कर रहा है। आपका बेच भरा हुआ है ना, सीट ही नहीं मिलती ना आने के लिए, मरा मर रहती होगी, आप 5 बजे आगे बैठ जाते होंगे। थोड़े दिन रुकिए आप, महीने 1.5 महीने, कईयों को मोक्ष प्राप्त होगी, आत्मज्ञान होता है कईयों को, और महीने 1.5 महीने में कईयों को समझ में आ जाता है कि ये दुनिया, ये महफिल। अब ये ना एक बेच विदाई लेने वाला है, B13 नाम करके बेच है, विदाई लेने वाला है। अब उसमें आगे देखिए कितने बच्चे आ रहे हैं। वो थोड़े लोग होते हैं जो पूरी कोचिंग कंप्लीट कर पाते हैं। पढ़ना वढ़ना छोड़िए, मैं तो कहता हूं उसमें भी मान लो 200-250 बच्चे भी आ रहे हों, ये एडमिशन उसमें 700 लिए होंगे और अब उसमें 250 आ रहे हैं, मैं तो मान लो 100 ऑनलाइन हो गए, तो भी आधे तो गायब हो गए ना भाई। कुछ बच्चे ऑनलाइन हो जाते हैं, कुछ वैकेंसी के टाइम में इधर उधर हो गए होंगे। उन 250 में से भी जो जितने बच्चे आ रहे हैं, उनके अंदर भी पढ़ने वाले तो ले देखे 100-200 ही हैं, बाकी तो जैसे तैसे करके कोचिंग ही कंप्लीट हुई है। कोचिंग कंप्लीट भी लोग नहीं कर पाते। 18 महीने पढ़ना भी महाभारत है। ये आपको अब लगता है, शुरू शुरू में 3-4 दिन ही होते हैं, नए नए पैसे दिए हुए होते हैं, तो 3-4 दिन में मजे भी आते हैं, और नए नए पैसे दिए हुए होते हैं तो अपने को लगता भी है कि नहीं, पूरा मैं निकाल लूंगा, पैसे जो भी घर वालों ने लगाए वो पूरा का पूरा पाई पाई का हिसाब लेके जाऊंगा। थोड़े दिन बाद में बंदा कोचिंग आना बंद करता है, या कोई दूसरे एग्जाम की तैयारी करने लगता है। और खूब सारे बच्चों को देखता हूं जो करने RS की तैयारी आए थे, बाद में कोई दूसरे एग्जाम देके उधर सेलेक्ट होके बैठे हैं कि सर वो वैकेंसी आ गई थी, घर वालों उनका एक बार कुछ ना कुछ लग जान, और जो एक बार कुछ ना कुछ लग गए फिर वो वही लगे हुए रहे। ये बड़ी यूं गलत फहमी है कि एक बार ये लग जाते हैं फिर बड़ी तैयारी कर लेते हैं। मैं जब कहता हूं ऐसा नहीं होता, बच्चा सर एक वो लग गए थे, वो देखो फलान जी SDM लगे थे, पहले वो ये थे। यदि अपने पास एग्जाम्पल गिनाने लायक है कि वो लग गए थे, इसका मतलब बहुत कम लोग लगते हैं। यदि सारे लगे होते तो अपने पास एग्जाम्पल नहीं होते। उदाहरण हमेशा कम मौके होते हैं, ज्यादा होते हैं। कभी देखा कि 500 उदाहरण दे दियो, उदाहरण होते 4-5 एग्जाम्पल देने के, इसका मतलब वो अपवाद है जो ऐसे लोग हो गए। ज्यादातर जो लोग हैं वो फ्रेश वाले होते हैं, वो तैयार होते हैं, उनके सिलेक्शन होते हैं। इसलिए आप भी नोट्स बनाने की तरफ इतना ध्यान नहीं देना, और यदि नोट्स बनाने ही उद्देश्य है, नोट्स ही मुख्य उद्देश्य है, तो नोट्स सब वाले बाहर बेचते हैं, इनसे ले लिए जाए, फिर तो बनाने ही क्यों है। 4-1 हज़ार रुपए और लेंगे, वो सारे नोट्स दे देंगे, पढ़े अपने पास, आपसे सुंदर राइटिंग में ले ली जाए, अगली 3-4 पीढ़ियों के काम आएंगी नोट्स। अपना काम ये हो कि अपने डेली इन चीजों को याद कर ले। बेसिक 3 चीजें कि डेली कोचिंग आ जाए, इसमें बंक ना मारें, कभी नहीं पढ़ने का मूड हो तो भी आ जाए, क्लास के अंदर आके बैठ जाए आप तो, क्योंकि जब लिखता है ना बंदा, सुन के लिखता है, सुन के लिखता है, तो चीजें थोड़ी बहुत याद हो जाती है। आप नोटिस किया कीजिए कि आप क्लास में लिख के जब घर जाते हैं तो 15-20% चीजें होती है जो आपको आ रही होती है। जब आप वापस याद करते हो तो आपको जैसे कोई लाइन पढ़ते हैं कि भाई राजस्थान में पूरा तत्व का जनक, तो आपका दिमाग अपने आप कहता है कार लाइन है। 6,000 सिक्के कहां से मिले, तो आपका दिमाग कहता है नगर है। अंदर की जो बातें होती है वो कुछ बातें नहीं आ पाती अपने को। डेली कोचिंग आ जाए, डेली की डेली चीजें जाके पढ़ ले। कोशिश ये करें कि रात को जब सोए तब तक आज का काम पूरा हो जाए, आज वाले काम को कभी कल पे ना छोड़ा जाए। अपने कभी नोटिस करके देखना कि जैसे आप यहां से क्लास कितने बजे खत्म होती है, 11, आप घर पे पहुंचे, आप 11:30 पहुंचे, 12, जितनी दूर आपका घर है जिस हिसाब से आप घर पे पहुंच गए, आप मान लो 11:30 पहुंच गए, 12 बजे पहुंच गए। आप 12 बजते ही जाते ही घर पे सबसे पहले नोट्स को याद करना शुरू कर दो कि आज जो राजस्थान पढ़ाया था, इकोनॉमी पढ़ाई थी, मैं अभी यार आज वाला तो काम करके छोड़ देता हूँ। आप देखेंगे कि 4 घंटे का काम आप 2 घंटे में रिविजन कर जाएंगे। घंटे भर की हिस्ट्री, घंटे भर की इकोनॉमी कंप्लीट हो जाएगा आज का काम। मैं कहता हूं आप जाते ही छोड़ दीजिए, आप खाना खाइए, खाना खा के सो जाइए, आपको यार शाम को देखेंगे, आप शाम को यही चीज रिवीजन कीजिए, ये 3 घंटे लगेंगे। मैं बताऊं शाम को छोड़ दीजिए, आपको रात को पढ़ लूंगा यार, शाम को दोस्तों से बताई बताई कर लेता हूँ थोड़ी मैं, आप रात को पढ़ेंगे, इनमें 4 घंटे लगेंगे। आप एक दिन छोड़ दीजिए, कल पढ़ लेंगे तो क्या है, 2 दिन का एक साथ पढ़ लेंगे, कल आप पढ़ोगे, घंटे और बढ़ जाएंगे। आप जितनी जल्दी चीजों को रिवीजन कर लेंगे उतनी दिमाग में ज्यादा स्थायी जाएगी, उतना ही कम कम टाइम लगेगा। आप जितना छोड़ते चले जाएंगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा। आप 2-3 दिन छोड़ देंगे, इनको याद करने में 2-3 दिन ही लगेंगे।
मैं कहता हूं आप क्लास में नहीं आएंगे, वो याद होगा ही नहीं कभी। याद उतना ही होगा जितना आप क्लास के अंदर आके पढ़ते हैं, बाकी वाली चीजें कभी याद ही नहीं हो पाती, क्योंकि क्लास में बैठ के जब हम चीजें सुनते हैं ना, वो दिमाग में कहीं गहरे मस्तिष्क में जाके बैठ जाती है। आपको खूब बार ऐसा होगा कि आप कोई एग्जाम देने जाएंगे और उस समय ऐसे चैप्टर का क्वेश्चन आएगा जो आप नहीं पढ़ के गए, फिर भी आप कर आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सुना हुआ था, आपके दिमाग ने स्टोर कर रखा था। आप उन दिनों में नहीं पढ़ के गए, पर पहले कभी पढ़ा था, दिमाग को कहीं था कि ये स्टोर है। चार ऑप्शन देखे, चार ऑप्शन देखते आप कर लेते हो। तो कोचिंग आने का बहुत ज्यादा फायदा होता है। कोचिंग आ जाए डेली, डेली की डेली जाके पढ़ ले, एक डेली अखबार पढ़ ले। डेली का रूटीन होना चाहिए कि खाना खाएंगे रात को जब, उस टाइम अखबार पढ़ेंगे, अखबार पढ़ लिया जाए डेली का। और कोई करंट के लिए कुछ नहीं पढ़ना। अखबार कौन सा पढ़े, जो आपको अच्छा लगे। सारे अखबार एक से ही आएंगे। ये थोड़ी है कि भाई मोदी जी अमेरिका गए तो भास्कर ने लिखा मोदी जी अमेरिका गए, पत्रिका ने कहा अब अमेरिका नहीं लिखूंगा मैं, भास्कर वालों से नहीं बनती, मैं मोदी जी को चीन भेज दूंगा। ऐसा नहीं है ना, सारे अखबार एक जैसे हैं। अखबार पढ़ लीजिए। अखबार में भी हम क्या पढ़े, अखबार में एक पन्ना आता है, सब अखबारों में आता है देश विदेश, पन्ना पढ़ा जाए, देश विदेश वाला पन्ना पढ़ा जाए। अखबार में एक पन्ना आता है खेल पेज, आप सारे पढ़ते होंगे। अब उससे उसको ढंग से पढ़ा जाए। आईपीएल से बाहर भी दुनिया है, इस बात को स्वीकार किया जाए। क्रिकेट के बाहर भी खेल होते हैं, उनको पढ़ लिया जाए। अभी भारत कौन सा फुटबॉल में कौन सा कप जीता है, क्या मतलब होता है सेफ का, साउथ इंडियन, साउथ एशियन फुटबॉल फेडर। किसको हरा के जीता, कुवैत। किसको हरा के जीता है, बस मोटी मोटी चीजें याद हो गई अपने। अब ये अखबार पढ़ने से याद हो गई। अब कभी करंट आगे पढ़ाएंगे, क्लास में पढ़ाएंगे, तब और चीजें बता दी जाएगी, है ना। अखबार में कोई खबर आई कि दीक्षा डागर ने टूर्नामेंट जीता, कौन है दीक्षा डागर, कौन है दीक्षा डागर, आओ सुना हुआ नाम नहीं। गोल्फ की प्लेयर है, अभी चेक रिपब्लिक में टूर्नामेंट था, दीक्षा डागर जीत के आई। अखबार में खबर आती है सुतीर्था मुखर्जी और अहिका मुखर्जी ने जापान के खिलाड़ियों को हराकर टूर्नामेंट जीता। कौन है सुतीर्था मुखर्जी, अहिका मुखर्जी, टेबल टेनिस प्लेयर है। किसकी प्लेयर है, अखबार में खबर आती है। पर चूंकि हम क्रिकेट के बाहर देखते नहीं, इसलिए इन लोगों के बारे में जानते नहीं। क्वेश्चन इनका आता है, क्वेश्चन क्रिकेट वाला कभी नहीं आता, सिंपल आता है सुतीर्था मुखर्जी तथा अहिका मुखर्जी कौन है, वो नीचे देगा। टेबल टेनिस खिलाड़ी, फिजिक्स ओलंपियाड जीतने वाली दो विद्यार्थी, अमेरिका में नासा में चयन होने वाली दो विद्यार्थी, नीचे कुछ और लिखा होगा, भारतीय वायुसेना में हाल ही कमीशन प्राप्त दो लड़कियां। आपको लगता है नासा वासा में चली गई होगी कोई, मुखर्जी मुखर्जी नाम देखे तो इंटेलिजेंट सा ही लग रहा है थोड़ा। दो प्लेयर है आपने, खेल पे जैसा सा देख लिया जाए। इकोनॉमी आप पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी वाला पेज डेली देखा जाए, जितना समझ में है उतना देख लिया जाए, नहीं समझ में है कोई बड़ी बात नहीं, जितना आता है उतना देख लो। एक पेज आता है संपादक की, जिसमें ऑडिटोरियल्स आते हैं, लेख आते हैं, वो देख लिया जाए, खत्म। मेन पेज देखा जाए, मोटा मोटा से देखा जाए, याद नहीं किया जाए उसको कुछ भी, क्या न्यूज आ रखी है, कौन सा क्या हो गया, क्या हो गया, मोटा मोटा पता रहे देश दुनिया में क्या चल रहा है, 4 पेज देखने। आज के बाद सौगंध खा ली जाएगी, ऐसी कोई खबर नहीं पढ़ूंगा कि सब्जी मंडी में बैल और सांड की भिड़ंत में 2 मरे 4 घायल, है ना। मंदिर जा रही बस पलटी, 37 हुए घायल, चंबल नदी का पानी उफान पर, 2 तैरने गए लड़के डूबे, ऐसी कोई भी अपने को, है ना, प्रेमी युगल घर से भागा। तो आपका इंटरेस्ट रहता है कौन है कौन है, कौन हिम्मत दिखा गया इतनी, जी में तो मेरे भी है पर मैं नहीं कर पा रहा ये। ये वाली चीजें बंद कर दी जाए, उतनी चीजें पढ़ ली जाए अपने, तो चीजें व्यवस्थित कर लो थोड़ी सी। ये तैयारी और कुछ ही नहीं मांगती आपसे, डिसिप्लिन मांगती है। जिसने डिसिप्लिन रख लिया इन 3-4 चीजों का, वो बंदे अच्छे से पढ़ जाते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं। जो डिसिप्लिन नहीं रख पाते, मैंने बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को, जिनके कोई 12th में 90% रहे होंगे, जिनके बीए में बहुत अच्छे परसेंटेज रहे होंगे, प्री पास होते भी नहीं देखा, केवल इस डिसिप्लिन के चक्कर में, कि उस बंदे को लगा कि यार हो ही जाएगा। क्या है ये, कतई ज्ञान की परीक्षा नहीं है, ये धैर्य की परीक्षा है, जिसमें पेशेंस है, जो चीजों को डिसिप्लिन से कर सकता है वो सारे सिलेक्ट है। इसलिए इसमें आपको ऐसे एग्जाम्पल खूब सारे यूं मिलेंगे, कोई कहेगा आपको कि 50% आए थे 12वीं में, रेस लग गया यार, 12वीं में सप्लीमेंट्री थी, सिलेक्शन हो गया। पहले नहीं पढ़ा होगा, जब इस तैयारी में आया तब उसने डिसिप्लिन रख लिया।
कई बच्चे पहले पढ़े होते हैं, यहाँ आने के बाद में डिसिप्लिन नहीं रख पाते। मैं ये नहीं कहता पढ़ते नहीं, पढ़ते होंगे वो, पर एक सही तरीके से नहीं पढ़ते, एक जो मैनेज्ड फॉर्म होती है उसके अंदर नहीं पढ़ पाते। ये दो तीन चीजें कीजिए, और कुछ ही नहीं करना। पुराने पेपर की बुक वगैरह रखिए साथ में, पुराने पेपर देखिए हमेशा कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं यहाँ से पुराने क्वेश्चन क्या क्या रखे हैं, तो हमें अवेयरनेस रहे थोड़ी सी कि यार आरपीसी का ट्रेंड आजकल ये चल रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चन है। उसे ये भी पता चलता है कि यार जो सर पढ़ा रहे हैं काम का है कि नहीं है। तो ये हो कि मैं आपको यूं कहानियां सुना जाऊं चार और इसमें सवाल नहीं आता हो एक ही, तो आपको थोड़े दिन बाद लगेगा यार फालतू में मूर्ख ही बना गया, पता नहीं क्या क्या रटवा गया, इसमें से सवाल एक भी नहीं आता है। और यदि आपने पढ़ा और घर पे जाके उसको देखा और उसमें देखेगा हाँ यार ये क्वेश्चन तो पूछ रखे हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है, हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ से सवाल पूछे में। आप जब कोई देखते हो कि यार एक पुराने एग्जाम में किसी के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, और वो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई हमीर महाकाव्य नामक पुस्तक किसने लिखी थी, और आपको जब आता है तो आपको लगता है अरे ये तो 1996 के आरएस में पूछा और मुझे तो आता है, 3 दिन हुए हैं पढ़ते हुए, पर मैं जानता हूँ कि यार ये तो किसने लिखी थी, कि नयन चंद्र सूरी ने लिखी थी। आप कोई और देखते हो कि यार झाड़ साई सिक्के कौन सी रहती है? अरे ये तो मेरे से कभी भी पूछ लो, मेरे को हमेशा याद है। चीजें अपने आप इजी हो जाएगी। कॉन्फिडेंस बहुत कुछ आप में बूस्ट करता है। जब कॉन्फिडेंस रहता है तो कम पढ़ा हुआ भी जल्दी याद हो जाता है। कॉन्फिडेंस नहीं रहता है तो बच्चा, जैसे अब प्री वाली वैकेंसी आ रखी है तो कई टापरों के हाथ पैर धुजे हुए रहते हैं, और बच्चे आ कहते हैं सर 10 घंटे खोल के बैठा रहता हूँ याद कुछ ही नहीं होता, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। वरना ऐसा हो सकता है कि कोई 10 घंटे बुक खोले याद नहीं हो आपको, सर लो 10 घंटे हम तो खोलने पता नहीं क्या करते हो, तो खोल नहीं रहे हम 10 घंटे है ना लग नहीं रहा हमें, कभी हमें कर लेना चाहिए ऐसा। तो थोड़ा सा इन चीजों को व्यवस्थित, और अभी दिमाग में केवल इतना रखा जाए कि हमें चीजें याद करनी है। मैंने कई होंगे आपके दिमाग में वो होता है एग्जाम तो इतने साल बाद में है, ये होगा वो होगा, कब होगा कब नहीं होगा क्यों नहीं होगा, पहले चीजें आएगी तो एग्जाम भी पास हो जाएगा, सारे एग्जाम पास हो जाएंगे। एक और, आप तमाम जो लोग बैठे हो आपके दिमाग में पूरी तरीके से होना चाहिए कि आपको आईएएस का एग्जाम देना है। यदि एक भी आप में से ऐसा सोचता है कि उसे आईएएस एग्जाम नहीं देना है, इसका मतलब वो तैयारी नहीं करता है। इसका मतलब वो यूं बस ठीक है इधर उधर से सुना कि यार आरएस होता आ गया यहाँ पे। एक जैसी तैयारी है, सेम आरएस सेम आईएएस। उल्टा आईएएस सिंपल है, उधर राजस्थान जीके नहीं पढ़ना, केवल इंडियन जीके पढ़ने से वहां पार पड़ जाएगी। इंडियन जीके चल रहा है, मैं कहता हूँ अब मेरे वाला चलो सब्जेक्ट ही राजस्थान का, विजय सर इकोनॉमी पढ़ा रहे हैं, थोड़ी सी इकोनॉमी हो जाए 15-20 दिन की हो जाए, क्योंकि इकोनॉमी थोड़ा भारी सब्जेक्ट है, थोड़ा आपको समझ में आ जाए थोड़ा ढंग से। उसके बाद आप आईएएस के जो पुराने पेपर है उनके क्वेश्चन निकाल निकाल के देखना। जैसे मान लो सर ने क्या शुरू किया, क्या टॉपिक पढ़ाना शुरू किया, डिमांड एंड सप्लाई है ना, इन्फ्लेशन वगैरह पढ़ाएंगे आपको ना। आप देखना कि यार पिछले 10 साल में आईएएस में इस टॉपिक के क्या क्या क्वेश्चन है, आपको सारे आएंगे। हैं कल दिखाए भी थे तो वो इसीलिए दिखाया कि ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। पर हम शायद राजस्थान के लोग इस कॉन्फिडेंस के मामले में इतने कमजोर हो गए कि यहाँ कोई स्टूडेंट देना ही नहीं चाहता। और स्टूडेंट बड़ी अजीब सी बात करता है कि सर आईएएस दे के क्या करूंगा, आरएसी बन जाता हूं। रोता जाओ बे मरे डांगा समाचार ले आवे। पहले से रो रहा है तू, फिर आरएसी नहीं लगे, थोड़े दिन में तू कहेगा सर आरएस भारी पड़ रहा है, एक हाईकोर्ट एलडीसी की वैकेंसी आई हुई है सर, ये वाला दे लूं मैं, सर दूसरे वाला एग्जाम दे लूं, सर मैं तीसरे वाला एग्जाम दे लूं। फिर ये स्लोपरी स्लीपिंग है। जब आदमी गिरना शुरू करता है तो फिर कहां तक गिरता है तो कुछ ही नहीं पता। तो धूड़ खावनी दोबा भर भर खावनी। जब तैयारी करने लगे तो मैं जब तैयारी करता था तो एक सीनियर थे हमारे, उन्होंने एक दिन बहुत अच्छी बात कही। मैंने कहा राजवीर में जब 12th पास की था मैंने कांस्टेबल का एग्जाम दिया, मैं फेल हो गया उसमें। फिर मैं को दादा आप में यूं नहीं आया कि भाई कांस्टेबल ही फेल हो गए अपने, तो फिर अपने आरएस की तैयारी करने कैसे जाएंगे? उनका ना 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 ये तो अपने दिमाग में नहीं है। फिर मैं इधर तैयारी करने आ गया आरएस की, तो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम आया था वो दिया, तो मैं उसमें फेल हुआ। फिर फिर मैंने आरएस वाला दिया, इसमें फेल हुआ। फिर इसमें जब सिलेक्शन होने लगे, प्री पास हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू में फेल हुआ। फिर मैंने आईएएस दिया, फिर उधर आईएएस में फेल हुआ। पर मेरे ये कभी दिमाग में नहीं है कि मैं वापस नीचे जाऊं। आरएस लगे, फाइनली आरएस सेलेक्ट हो गए थे वो, और उनका बहुत अच्छा था। मतलब अब मुझे लगता है यूएनओ कोई एग्जाम ले तो मैं वो दूं। वरना कि कई बार बंदा सोचता है आरएस आईएएस में तो हो नहीं रहा, मैं दूसरा कोई एग्जाम दे लेता हूं उसके अंदर तो पक्का पक्का हो जाएगा, हो ही जाता है। सोचना है नहीं, क्यों सोचना, आगे बढ़े जरा आगे जाएं, फिर पीछे मुड़ के क्यों देखें। इसलिए तमाम लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि आईएएस देना है।
एक तो ये कहना ही बंद कीजिए, कोई आपसे पूछे क्या करते हो, आरएस की तैयारी करते हैं ना, कहा कीजिए सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं। सिविल सर्विस में दो चीज होती है, एक होता है स्टेट, एक होता है सेंटर। सेंटर वाला आईएएस है, स्टेट वाला दोनों देंगे, हम आरएस भी देंगे, हम आईएएस भी। आरएस आपका जो 2 साल बाद में आएगी, कोई नहीं, तब तक हमारी एज होगी, तब तक वो दे लेंगे, तब तक आईएएस भी देंगे। आईएएस हर साल आता है, हमारे लिए फायदा है। आईएएस में आप खुद ड्राइवर हो, आप ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी, आपने आईएएस दिया, गलती हुई, ड्राइविंग करते टाइम आपसे गलती हुई, आपको नहीं पता था कि यार साइड वाले मिरर में भी देखना होता है, एक्सीडेंट होते होते बचे। अगला अटेम्प्ट दे रहे हैं आप, उन गलतियों को सुधार के अगला अटेम्प्ट दे लेते हैं। अगली बार आप देख रहे हैं कि नहीं यार गाड़ी जब भी मोड़ूंगा इधर मेरे को साइड मिरर में देखना है कैसे मोड़नी है, आप गलतियों को हाथों हाथ सुधार गए। आरएस वाले एग्जाम में आरपीएससी ड्राइवर है, वो आपको चलाती है, और 3 साल में मैं एक बार गाड़ी दूंगी तेरे को। खुद ड्राइवर बनना है या दूसरे को बनाना है? खुद बनना है ड्राइवर। हम अपने हिसाब से चीजों को चलाएं यार, हम ड्राइव करें कोई चीजों को, हम मैनेज करें कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इसलिए सबको एग्जाम देना है। और ये कतई नहीं कि अब हम तो आरएस वाले बेच में बैठ के आईएएस वाले बेच में नहीं बैठे। आईएएस वाला बेच हम इसलिए अलग बनाते हैं, सेम पढ़ाते हैं, यही आरएस में पढ़ाते हैं, यही आईएएस में पढ़ाते हैं। वो बेच इसलिए अलग बनाना पड़ता है कि इसमें यदि ये कह देना इसमें आईएएस पढ़ाएंगे तो लोग एडमिशन नहीं ले। कईयों को लगता है आईएएस वाले बेच में जाते ही क्या पता आईएएस बन जाता हो। सेम है भाई, आप चीज नोटिस करो कि यहां डिमांड एंड सप्लाई पढ़ाई आपको, तो आईएएस में डिमांड सप्लाई अलग हो जाएगी क्या? यहां रूल पढ़ाया कि भाई डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, तो वहां जाके उल्टा कर देंगे कि ना डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई नहीं बढ़ सकती भाई साहब, सप्लाई घट जाएगी बाद में। नहीं किया जा सकता ऐसा। यहां मैंने बताया कि यार अकबर के पापा का नाम हुमायूं है, तुम आईएएस वाले बेच में जाते ये थोड़ी कर दूंगा कि देखो आरएस वालों ने फीस दी थी 1 लाख और उनके बाप का नाम हमने उधर अकबर के बाप का नाम क्या बताया, हुमायूं, तुमने फीस थोड़ी ज्यादा दी है, चेंज करूंगा बाप तो कम से कम, इधर बाप बाबर कर देता हूं मैं, ताकि फीस का थोड़ा तो हक मिले यार तुम्हें, बाप तो चेंज करूं मैं। या मैं कहूं यार हिमालय की ऊंचाई उधर जितनी लिखवा के आया था, इधर थोड़ी मैं ऊंचाई ज्यादा लिखवा देता हूं, नहीं किया जा सकता ना। सेम चीज है, आपका अंदर का कॉन्फिडेंस इतना डाउन है, इतना भयंकर डाउन है कि आप सोचते ही नहीं। एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। आप बार बार, मैं 10th क्लास में पढ़ता था, मेरे एक दोस्त था, वो 10th क्लास में उस टाइम करने लगा कि यार मुझे कांस्टेबल बनना है। उसने जिंदगी का एकमात्र ध्येय बना लिया था वो कांस्टेबल। तो बेहद इंटेलिजेंट था, मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट रहा होगा, उसका उसमें कांस्टेबल में सिलेक्शन हुआ ही नहीं कभी, और फाइनली वो बिजनेस ही करता है दूसरा, क्योंकि वो उससे आगे ही नहीं सोच पाया कभी। जबकि मैं उसको खूब कहता था कि यार दूसरा एग्जाम दे ले, दूसरा एग्जाम दे ले, उनमें हो जाए, कि नहीं नहीं अपने को वर्दी चाहिए। अरे तो ऐसा ही दे ले, आरएस दे, आरपीएस बनना, डिप्टी बनना, आईएएस दे, आईपीएस बनना। जिन्हें एक बार ये लग जाता हूं, एक बार ये लग जाता हूं, वो एक बार लगा ही नहीं, इतने में ओवर एज हुआ उधर। तो हम जब ऊंचा सोचेंगे, बड़ा सोचेंगे, तब तो बड़ा बनेंगे, बड़ा सोचेंगे नहीं तो बड़े। हरी बो चरी बादो भूखो मरी, जो फिरेगा वो चरेगा, जो बंधा रहेगा भूखा मर जाएगा। हम बंधे रहे एक चीज के कि हमें तो ये ही करना है, भूखे मरेंगे, हम फिरेंगे, खूब सारा चरेंगे, खूब सारा प्राप्त करेंगे। मैंने खूब सारे बच्चे देखे तो आरएस वाले बेच में बैठते हैं, आईएएस सेलेक्ट हो जाते हैं, आईएएस वाले बेच में बैठते हैं, आरएस सेलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग खुला है तो एग्जाम ही, सी सेट है तो एग्जाम ही, उसको पास करते हैं, उनके सींग है क्या? हमने सोचा ही नहीं उधर, इतना सिंपल सिंपल एग्जाम है जिसके अंदर नहीं है कोई, और पास करना है केवल, नंबर नहीं जुड़ेंगे, मतलब 33% लाने के लखन नहीं बचेगा। आप इसमें हाथ खड़े किए हम तो पास ही नहीं होंगे, इतना अंदर कॉन्फिडेंस हो गया, 33% भी मैं किसी एग्जाम में नहीं ला सकता, फिर तो तैयारी व्यर्थ है, फिर तो करनी ही क्यों है तैयारी। ये तो हर जगह कुछ ना कुछ रूल लागू होंगे, फिर तो कल को कोई कह देगा आरएस में तो इंग्लिश के नंबर जुड़ते हैं, उसमें अपने को कितना का रहा है, इंग्लिश कितनी का आती है, 80 नंबर की अंग्रेजी आती है, अपने नंबर आएंगे 12, पास तो उधर भी नहीं हो रहे, तो आरएस ही मत दे, सिलेक्शन तो इसमें नहीं होना। पर हम ये सोचते हैं ना कि नहीं हम इंप्रूव कर लेंगे, है ना, 12 के सर 24 लाएंगे, तो उधर मान लो अपने सी सेट वाला पेपर देने बैठे, तो कहेगा सर मेरे से पास नहीं हो रहा, अभी मेरे से 20 क्वेश्चन हो रहे हैं, अभी उसमें मेरे से 15 क्वेश्चन हो रहे हैं, साल 1.5 साल पढ़ेंगे उस दिन 27 कर जाएंगे, 80 में से 27 सवाल तो करने हैं, उससे बंदा पास हो रहा है। पर कब? जब एग्जाम देंगे,
एग्जाम देंगे तभी तो पास और फेल होने की स्थिति है। जब पहले सोच ही लिया कि हमें तो देना ही नहीं है, तो हो सकती हो क्या फेल? पास और फेल। मैं कहता हूं अभी जब आईएएस का रिजल्ट आया, तो आईएएस का रिजल्ट आया तो हमने अपने आरएस के जितने बैच थे इनमें बच्चों से पूछा कि भाई प्री कौन कौन पास हो गया। भाई हमारे पास रिकॉर्ड है तो आईएएस बैच का रिकॉर्ड है, आईएएस बैच वालों को तो हम ध्यान रखते हैं भाई किस किस बच्चे ने दिया। बच्चे आ भी जाते हैं आईएएस वाले हमारे पास कि सर मेरा आईएएस प्री हो गया, आईएएस प्री हो गया, भाई मेंस का इनको तैयारी करवानी। तो आरएस वाले बैचों में पूछा, एक बहुत नया बैच पीसीएम 7 जिसको आरएस का कोर्स भी पूरा नहीं होगा, साल भर ही हुआ होगा उसके अंदर, उसमें 2 बच्चियों का प्री पास हुआ। क्यों पास हो गया? क्योंकि उन्होंने दिया, बाकियों ने दिया ही नहीं। जब दोगे नहीं तो प्री और पास और फेल की संभावना ही समाप्त कर दिया आप। दिया, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था, चीजें पढ़ी, सी सेट वाला पेपर पास हुआ, जीके जितना इधर पढ़ा हुआ था उसके आधार पे देके पास हो गई। सिलेक्शन हो नहीं हो, ये कॉन्फिडेंस कितना बड़ा है कि हम आईएएस प्री पास हो गए थे इस बार, तो आरएस तो वैसे फोड़ फाड़ देंगे। तो कॉन्फिडेंस तो आता है चीजों से, इसलिए सारे, एक भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कम से कम ये सोचे ही ना कि मुझे आईएएस देना नहीं है। मुझे ये भाई देना नहीं देना बहुत आगे की बात है। मुझे इसमें बड़ी कॉफ्त होती है जब कोई कहता है नहीं सर आईएएस तो देना ही नहीं है ना। सर उसकी तो बात ही क्यों करनी है? ऐसे कैसे कर सकता है यार? तू सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए आया है, तू ये कह मैं सर आरएस भी दूंगा, आईएएस भी दूंगा, खूब सारे एग्जाम जीते होंगे उतने दूंगा। आईएएस वाला है तो एग्जाम ऐसा कैसा एग्जाम वो, ऐसा कैसा एग्जाम वो दे लेंगे, बस ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे? फेल होंगे। और तो क्या हो सकता है इसमें? भाई पास नहीं होगा वो एग्जाम, दें तो सही। एक बार फेल होंगे तो कमियां पता चलेगी तो अगली बार पास करें, अगली बार फेल होंगे तो कमियां पता चलेगी तो उसके अगली बार पास करें। 3 साल में 3 आईएएस देंगे, 3 बार कमियां पता चलेगी, इतने में आरएस आएगा, उधर फोड़ेंगे अपने, उस वाले एग्जाम को पास करें। मैं खूब सारे बच्चों को जानता हूं जिनका आरएस में नहीं हुआ, उधर हो गया, आईएएस में सिलेक्ट हुआ। मैं खूब सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका आईएएस में नहीं हुआ, उस सेम तैयारी से इधर सिलेक्ट हो गए। खराब तो वैसे ही सारे छोटे छोटे टावर हो। अभी आपके दिमाग में भी इस प्रकार की चीजें होती है कि ये तो देना ही नहीं है, असंभव नाम की चीज थोड़ी होती है कोई। अभी तो अपने ये माना जाएगा हमें तो पढ़ना है, पुराने पेपर देखेंगे, आरएस में कैसे पूछे जाते हैं, आईएएस में कैसे पूछे जाते हैं, अपने नोट से होते हैं तो ठीक, यदि नोट से नहीं होते हैं तो सर से पूछेंगे कि सर ये नोट से इतनी चीजें नहीं हो रही है, ये कहाँ से पढ़े, सर बता देंगे, वो चीज पढ़ लेंगे। वरना जितना से हो रहा है उतने से अपने पढ़ रहे हैं, एग्जाम आएगा तब ये भी दे लेंगे, ये भी दे लेंगे। आई बात समझो मेरी? चलो अब लिख लो आप संस्कृत साहित्य, कौन सा? राजस्थान, पहला लिखो। तो नोट्स ये भाई रफ में नहीं बनाने। बंदे का नाम लिखो मुहनोत नैणसी। क्या बात, ऐसी बंद है क्या है? तो चालू कर, है बंद मत किया कर, टेम्परेचर कम ज्यादा कर दिया कर, पूरा बंद ही क्यों करता है? लिखो मुहनोत नैणसी। क्या नाम बंदे का? और सुनो देखो, इसका नाम है नैणसी। नाम क्या है इसका? मुहनोत इसका सरनेम है। राजस्थानी में उल्टे लिखते थे, पहले सरनेम बाद में नाम। ये हिंदी में ही होता है, ये पहले नाम और बाद में सरनेम। बाकी गुजराती, मराठी, राजस्थानी कोई भी देख लो आप, पहले सरनेम लिखते हैं बाद में क्या लिखते हैं? बाद में नाम लिखते हैं। तो इस बंदे का नाम तो क्या है? नैणसी। सरनेम क्या है? मोहता। मोहता नाम सुने होंगे, लोगों का सरनेम सुना होगा मोहता। बनी होते हैं, व्यापारी होते हैं, मोहता, तो मोहता था वो। मोता मोता मूता 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 करते करते अपने क्या बना गए? मूर्णोत बना गए, और कुछ ही नहीं। जोधपुर में एक महाराजा थे जसवंत सिंह। महाराजा कौन थे? ये उनका दीवान था। क्या था उनका? दीवान का मतलब ये जो पैसे टक्के का ध्यान रख, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जो हुआ करता, वो कौन हुआ करता? दीवान। उसको क्या बोलते? दीवान। दीवान जी हुआ करते। और जो पैसे टक्के का हिसाब रखता वो पूरे राज्य का ध्यान ही रखता पूरी तरीके से। फिर राजा लड़ने के लिए बाहर रहते हैं हमेशा, राजा लड़ने के लिए आज कहीं चला गया, आज कहीं चला गया, आज कहीं चला गया, फिर राज्य को संभालता ही कौन था? दीवान। तो जसवंत सिंह जी के टाइम में तो एक प्रकार से जोधपुर को संभाल ही कौन रहा था? मूर्ण होते नैण सिंह। तो राजा जसवंत सिंह का क्या था? दीवान। तो अब ये जब पूरे राज्य को संभालता था तो इसने राज्य पर किताबें भी लिखी। तो इसने दोनों प्रकार की किताबें लिखी। एक किताब तो होती है जिसके अंदर पॉलिटिकल बातें होती है, ऐसी बातें होती है, राजा ने क्या किया, उसके पिताजी 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 ने, ऐसी प्रकार की जो किताबें हो तो कौन सी है? पॉलिटिकल।
एक इसने किताब और लिखी, उसमें उसने लिखा कि हमारे जोधपुर में कितने गांव हैं, कितनी जनसंख्या है, कितना टैक्स आता है, कितनी जाति के लोग रहते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, उनकी इनकम कितनी कितनी है, ये सब बातें लिखी। ये बुक कैसी हो जाएगी? प्रशासनिक। कैसी हो जाएगी? अब चूंकि ये दीवान था इसलिए प्रशासन की पूरी की जानकारी थी, इसलिए बहुत अच्छी किताब लिख के चला गया। क्या नाम बंदे का? किसका दीवान था? इसके पिताजी भी दीवान थे। इसके पिताजी का नाम था जयमल। क्या नाम था? ये भी दीवान थे। इसका मतलब परंपरागत रूप से एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता था जो पहले से राजा के रिकॉर्ड्स वगैरह ध्यान रखते थे, राजा के जो खर्चे वगैरह जितने भी उन सब का इनको ध्यान होता था। तो पहले से इसको जानकारियां थी थोड़ी, फिर ये दीवान बना और जानकारियां मिली तो उसने राज्यों की जानकारियों के आधार पर क्या लिख दी? किताबें लिख दी। लिखो। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह का दीवान था। ही वॉज दीवान ऑफ जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह का दीवान था। ही वॉज दीवान ऑफ जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह का दीवान था। देख लो, इसके पिता जयमल भी दीवान थे। हिज फादर जयमल वॉज ऑल्सो दीवान। इससे पहले वो दीवान रहे थे। इसके पिता जयमल भी दीवान थे। हिज फादर जयमल वॉज ऑल्सो दीवान। इसके पिता जयमल भी दीवान थे। हिज फादर जयमल वॉज ऑल्सो दीवान। इसके पिता जयमल भी क्या थे? अब दीवान का काम क्या होता है? पैसे टक्के का ध्यान रखना। मैं कहता हूं राजा तो रहता नहीं था, राजा तो बाहर रहता, दीवान जी संभालते। एक बार राजा राज्य में आया, राजधानी आया जोधपुर। राजा ने खाते बही संभाले। खाते बही संभाले तो 1 लाख रुपए की गड़बड़ आई। कितनी गड़बड़ आई? कि पीछे से लिखा हुआ कि इतना टैक्स है, इतना टैक्स है, इतना टैक्स है, इतना टैक्स है। इसको जोड़ो तो रुपए आते हैं 5 लाख, खजाने में पड़े हैं 4 लाख। इसका मतलब 1 लाख रुपए गायब हो गए बीच में। अब जवाब दे कौन देगा? दीवान जी। दीवान जी कौन है? नैणसी। तो नैणसी को बुलाया राजा ने, बोला भाई इधर आ, 1 लाख रुपए गड़बड़ का है। तो उसने कहा ये गड़बड़ मैंने नहीं की, ये नीचे जो जो पटवारी है वो लेके नहीं आए, उन्होंने गलत लिखा, नीचे वाले रिकॉर्ड गलत है, बाकी खजाने में इतने आए थे उतने मैंने रख दी। राजा ने कहा मेरे को नहीं पता, मैं तो ये जानता हूं कि मुझे तुमसे 5 लाख रुपए लेने। अब तू यदि 4 लाख दे रहा है तो 1 लाख रुपए का हिसाब दे। उसने कहा जब मैंने खाए नहीं तो मैं हिसाब किस बात का दूं? तो राजा ने पकड़ के जेल में डाल दिया। तो नैणसी को और नैणसी के भाई को दोनों को जेल में बंद कर दिया था। नैणसी का भाई था सुंदरदास। क्या नाम था? कौन से राजा ने जेल में बंद कर दिया? जसवंत सिंह। क्यों बंद कर दिया? पैसे, गबन, गबन के कारण। किसके कारण? फोर्जरी। पैसे खा जाना, फोर्जरी का मामला होता, गबन का मामला होता, गबन की वजह से बंद कर दिया। वहां नैण सिंह और सुंदरदास को लगा अरे यार, कोई टाइम था जब पूरा राज्य हम ही संभालते थे, राजा जी तो रहते ही नहीं थे, राज्य ही पूरा हमारे हाथ में था और अपने पूरे जोधपुर में आदेश जारी किया करते थे। आज हालत ये है कि अपने दोनों कहां बैठे हुए हैं? जेल। दोनों भाई जेल में सुसाइड कर लेते हैं। तो राजस्थान के सबसे बड़े लेखक ने जेल के अंदर क्या किया था? सुसाइड। कौन से लेखक ने? नैण सिंह। क्यों जेल में बंद कर दिया था? लिख लो। लिखो, गबन के आरोप में, ड्यू टू फोर्जरी। गबन के आरोप में, ड्यू टू फोर्जरी। गबन के आरोप में, गबन मतलब पैसे खा जाना, फोर्जरी करना, FORGERY, ड्यू टू फोर्जरी, गबन के आरोप में महाराजा जसवंत सिंह ने नैणसी तथा उसके भाई सुंदरदास को गिरफ्तार कर लिया था। महाराजा जसवंत सिंह अरेस्टेड नैणसी एंड हिज ब्रदर सुंदरदास। महाराजा जसवंत सिंह ने नैणसी तथा इसके भाई सुंदरदास को गिरफ्तार कर लिया था। महाराजा जसवंत सिंह अरेस्टेड नैणसी एंड हिज ब्रदर सुंदरदास। महाराजा जसवंत सिंह ने नैणसी तथा इसके भाई सुंदरदास को गिरफ्तार कर लिया था। महाराजा जसवंत सिंह अरेस्टेड नैणसी एंड हिज ब्रदर सुंदरदास। नैणसी तथा इसके भाई सुंदरदास को गिरफ्तार कर लिया था तथा जेल में इन दोनों भाइयों ने आत्महत्या कर ली थी। एंड बोथ ब्रदर्स कमिटेड सुसाइड इन जेल। तथा जेल में इन दोनों भाइयों ने आत्महत्या कर ली थी। एंड बोथ ब्रदर्स कमिटेड सुसाइड इन जेल। तथा जेल में इन दोनों भाइयों ने आत्महत्या कर ली थी। एंड बोथ ब्रदर्स कमिटेड सुसाइड इन जेल। तथा जेल में इन दोनों भाइयों ने आत्महत्या कर ली थी। अपने एक इतिहासकार हुए हैं बाद में, उनका नाम था मुंशी देवी प्रसाद। क्या नाम था? अपने जयपुर के एक इतिहासकार हुए मुंशी देवी प्रसाद।
क्या नाम इतिहासकार का? मुंशी। ये कहते हैं कि अकबर के दरबार में एक राइटर था, उसका नाम था अबुल फजल। क्या नाम था? किसके दरबार में था अबुल फजल? अकबर के दरबार में। क्या नाम है? वो कहते हैं कि जैसे अबुल फजल ने अकबर के दरबार में रहते हुए बुक लिखी थी अकबरनामा। क्या लिखी थी? जिसमें अकबर के बारे में सब कुछ बता दिया। वैसे ही यदि जोधपुर में रहते हुए कोई बुक लिख के जोधपुर के बारे में सब कुछ बता रहा था, तो वो कौन था? नैणसी। तो नैणसी अपना राजपूताने का अबुल फजल है। राजपूताने क्या? भाई किसी भी आदमी की तुलना कब करोगे? जब वो दोनों सेम सेम काम करेंगे। जैसा काम अबुल फजल ने किया वैसा ही काम राजस्थान में किसने किया? मोहम्मद नैणसी। राजस्थान को क्या बोलते थे? राजपूताना। इसलिए नाम क्या पड़ गया? राजपूताने का अबुल फजल। किसको कहा जाता है? नैणसी। किसने कहा था? लिख लो। मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजस्थान राजपूताने का अबुल फजल कहा था। मुंशी देवी प्रसाद कॉल्ड इट अबुल फजल ऑफ राजपूत, कॉल्ड हिम अबुल फजल ऑफ राजपूताना। मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजपूताने का अबुल फजल कहा था। मुंशी देवी प्रसाद कॉल्ड हिम अबुल फजल ऑफ राजपूताना। मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजपूताने का अबुल फजल बताया था। किसको? नैन से। एक इतिहासकार और हुए अपने बहुत अच्छे, उनका नाम है कालिका रंजन कानूनगो। क्या नाम इतिहासकार का बताओ देखिए? कालिका रंजन कानूनगो। क्या नाम है? वो कहते हैं भाई साहब अपने वाला जो है ये अबुल फजल से श्रेष्ठ है। कैसे? कि अबुल फजल को किताब अकबर ने कह के लिखवाई थी। अकबर ने कहा था लिख, तो उस बापड़े ने उतना ही लिखा जिससे अकबर राजी हो जाए। उसने अकबर की तारीफें 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 की और कुछ भी। नैण सिंह ने किसी कहने पे नहीं लिखी, खुद ही लिखी है। इसलिए कमियां भी बता के गया है। तो स्वतंत्र इतिहासकार इंडिपेंडेंट हिस्टोरियन कोई है दोनों में से, तो वो कौन है? अबुल फजल इंडिपेंडेंट नहीं है। जहां अकबर हार भी गया वहां भी उसने लिखा अरे मजा आ गया, क्या जीता था हमारा राजा, अरे हारा था साफ साफ। दूसरा रिकॉर्ड करते पर अबुल फजल ने एक भी जगह अकबर के विरोध, क्योंकि अकबर जिसकी खाओ बाजरी उसकी बजाओ हाजरी। जो पैसे दे रहा है उसके बारे में गलत कैसे लिख सकते हो आप? तो कालिका रंजन कानून को कहते हैं ना भाई साहब तुलना करनी है तो भी ढंग से करो, हमारे बड़ा अच्छा है अबुल फजल इतना अच्छा नहीं। लिख लो। कालिका रंजन कानून को ने इसे अबुल फजल से श्रेष्ठ बताया था। कालिका रंजन कानून को कॉल्ड हिम सुपीरियर देन अबुल फजल। कालिका रंजन कानून को ने इसे अबुल फजल से श्रेष्ठ बताया था। कालिका रंजन कानून को कॉल्ड हिम सुपीरियर देन अबुल फजल। अबुल फजल से श्रेष्ठ बताया था। किसने श्रेष्ठ बताया? कालिका रंजन कानून को ने। किसको श्रेष्ठ बताया? मोहनौते ने। अब नैणसी की पुस्तकें पढ़ लेते हैं। लिखो नैणसी की पुस्तकें। देखो नैणसी ख्यात। क्या नाम बुक का बताओ देखिए? नैणसी। सुनना देखो, एक संस्कृत का वर्ड होता है ख्याति। क्या वर्ड होता है? ख्याति का मतलब होता है लोकप्रियता, पॉपुलरिटी, फेम। ऐसी किताबें जिससे किसी राजवंश की लोकप्रियता बढ़ती हो उनको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऐसी किताबें जिनसे किसी राजा की ख्याति बढ़ती हो उनको क्या कहते हैं? तो नैणसी कहाँ का था? जोधपुर। तो नैणसी के ख्याल में ज्यादातर वर्णन किसका मिलेगा? जोधपुर। पर किसी किताब में ऐसा नहीं हो सकता कि जोधपुर पे लिखी तो केवल जोधपुर की जानकारी मिले। क्यों? क्योंकि फिर वो ये भी लिखेगा कि जोधपुर के राजा ने उदयपुर पर आक्रमण किया, उदयपुर की चार बातें पता चली। या जयपुर के राजा ने जोधपुर पर आक्रमण किया तो जयपुर वालों की चार बातें पता चली। या जोधपुर के राजा ने झालावाड़ शादी की तो झालावाड़ वालों की चार बातें पता चली। या बूंदी के राजा ने जोधपुर शादी की, बूंदी वालों की चार बातें पता चली। पूरे राजस्थान की हिस्ट्री पता चलती है मोटी मोटी उससे। पर आपने ध्यान रखना है कि ख्यात कौन सी किताबों को कहते हैं? जिनसे लोकप्रियता बढ़ती। क्या बढ़ती है? बहुत सारी बातें बताओ लोग। लिख लो इसी में नीचे लिखो।
नीचे लाइन चेंज करके लिखो, नैन श्री ख्यात में नीचे लिखो। ख्यात शब्द संस्कृत के ख्याति शब्द से बना है। वर्ड ख्यात इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम संस्कृत वर्ड ख्याति। ख्यात शब्द संस्कृत के ख्याति शब्द से बना है। वर्ड ख्यात इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम संस्कृत वर्ड ख्याति। ख्यात शब्द संस्कृत के ख्याति शब्द से बना है। वर्ड ख्यात इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम संस्कृत वर्ड ख्याति। इन पुस्तकों से किसी राजवंश की लोकप्रियता का पता चलता है। इन पुस्तकों से किसी राजवंश की लोकप्रियता का पता चलता है। These books provide information about popularity of any dynasty. इन पुस्तकों से किसी राजवंश की लोकप्रियता का पता चलता है या किसी लोकप्रियता के बारे में बताती है। लोकप्रियता का पता चलता है। These books provide information about popularity of any dynasty. और लिख लो, ये पुस्तकें राजनीतिक इतिहास की जानकारी देती है। These books provide information about political history. ये पुस्तकें राजनीतिक इतिहास की जानकारी देती है। These books provide information about political history. ये पुस्तकें राजनीतिक इतिहास की जानकारी देती है। These books provide information about political history. इन तीनों लाइनों को बॉक्स में बंद करो। ये ख्यात होती क्या है? ये दो तीनों लाइनें में लिखवाई, इनको बॉक्स में बंद करो। 2012 में या 13 में मेंस में क्वेश्चन था, ख्यात क्या होती है? ख्यात के बारे में बताइए। अपने को पता तो ख्यात क्या होती है? दूसरी बुक लिखो, मारवाड़ परगनारी विगत। मारवाड़ परगनारी विगत। क्या नाम बुक का बताओ देखिए। मारवाड़ परगनारी विगत। राजस्थानी में जब ये शब्द आते हैं रा रे री, इनका मतलब हिंदी के का के की। क्या मतलब? हिंदी के का के की। तो ये हिंदी में भी होता तो इसका नाम होता मारवाड़ के परगनों की विगत। क्या होता? मारवाड़ के परगनों की विगत। रा रे री उधर क्या हो जाते हैं अपने का के की। अब मैं बाकी शब्दों पे आता हूं। एक शब्द है विगत। क्या है? विगत का मतलब होता है इतिहास। विगत का मतलब ही क्या होता है? जैसे मैं एक सिंपल बात बोलूं, मैं कहूं कि यार विगत 10 सालों में भारत की जनसंख्या बढ़ गई। बीत गए, गत गत जो बीत चुका है, तो बीत चुका है वो क्या है अपने आप में? इतिहास। जो बीत चुका है वही क्या है? इतिहास। मैं कहूं यार विगत 3 क्लासों में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? पिछली 3 क्लास। जो जो बीत चुका है वो अपने आप में क्या है? इतिहास। तो विगत का मतलब क्या हो गया? इतिहास। परगने का मतलब होता है क्षेत्र। परगने का मतलब क्या होता है? जैसे आज कहूं, मैं कहूंगी राजस्थान एक राज्य है और मैं कहूं उसमें 33 जिले हैं। कितने जिले हैं? या मैं कहूं भारत एक देश है और उसके अंदर 28 या 29 राज्य। 29 राज्य। मैं जितना भी है उनके बारे में बताऊं आपको। मैं पहले ये बोलता था जोधपुर एक देश है, उसमें 6 परगने हैं। जोधपुर एक देश है, उसमें बूंदी एक देश है, उसमें 12 परगने हैं। दिल्ली एक देश है, उसके अंदर 27 परगने हैं। जैसे अलग अलग जो इलाके होते हैं उनको क्या बोलते हैं? परगने। वे इलाके जो राजा के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर हुआ करते थे वो क्या कहलाते थे? परगने। जो राजा दूसरे लोगों को बांट दिया करता उनको बोलते जागीर। क्या बोलते? वे इलाके जो राजा के डायरेक्ट कंट्रोल में होते क्या कहलाते? परगने। वे इलाके जो राजा अपने भाइयों को दे दिया करता वो क्या कहलाते? और जागीर का जो मालिक होता उसको बोलते सामंत। क्या बोलते? तो सामंतों के पास होती जागीर, राजाओं के पास में होते परगने। क्या होते? अब मारवाड़ के परगनों का इतिहास मतलब मारवाड़ के क्षेत्रों का इतिहास नैणसी को नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? क्योंकि दीवान है वो। एक एक परगने से कितना कितना हिसाब है वही रखता है सारा का सारा, तो उसको सारी बातें पता थी। तो ये बुक जो है ये एक तो आर्थिक स्थिति बताती है। क्या बताती है? कहां से कितना कितना टैक्स है वो बताती है। इसने ये भी लिखा है कौन से परगने में कौन सी जाति के किसान रहते हैं, क्या काम करते हैं, कितना टैक्स जमा करवाते हैं। इसने ये भी लिखा है कि वो टैक्स लेके कौन आता है,
कर्मचारी कौन कौन है, कौन कौन कर्मचारी वो टैक्स लेके आते हैं, कौन कौन सी जानकारी दे रही है? आर्थिक, सामाजिक, कौन कौन सी जानकारी? आर्थिक। ख्यात से कैसी जानकारी है? राजनीतिक। कैसी है? राजनीतिक। इससे किससे है? देख लो, यह पुस्तक मारवाड़ के आर्थिक, सामाजिक व प्रशासनिक स्थितियों की जानकारी देती है। दिस बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक, सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन ऑफ मारवाड़। यह पुस्तक मारवाड़ के आर्थिक, सामाजिक व प्रशासनिक स्थितियों की जानकारी देती है। दिस बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक, सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशंस ऑफ मारवाड़। आर्थिक, सामाजिक व प्रशासनिक स्थितियों की जानकारी देती है। दिस बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक, सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशंस ऑफ मारवाड़। मैं कह रहा हूं कि इसने ये भी लिखा किस जाति के कितने किसान रहते हैं, इसका मतलब किसान गिन लिए। तो कोई पहली बुक जिससे हमें ये पता चलता है कि जनगणना हो गई, वो बुक कौन सी है भाई? जब आप कहते हो इस जाति के इतने किसान, इस जाति के इतने किसान, लोग गिने ना आपने कि कहाँ कहाँ कितने कितने लोग रह रहे हैं। तो राजस्थान की कोई बुक जो पॉपुलेशन सेंसस बताती है, जनगणना बताती है, वो कौन सी है? मारवाड़ परगनारी विगत। देख लो, यह पुस्तक जनगणना की जानकारी देती है। दिस बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन सेंसस। यह पुस्तक जनगणना की जानकारी देती है। दिस बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन सेंसस। यह पुस्तक जनगणना की जानकारी देती है। दिस बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन सेंसस। किसकी जानकारी देती है? जनगणना। टैक्स का पता चल रहा है, आर्थिक, जनगणना का पता चल रहा है, मतलब क्या है? सामाजिक। फिर इसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन से अधिकारी है जो क्या क्या टैक्स लेके आते हैं, कौन कौन से कर्मचारी है जो क्या क्या काम करते हैं। आज भी राजस्थान सरकार या कोई सरकार, पंजाब सरकार, भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, हर साल एक बुक जारी करती है। हर साल क्या जारी करती है? कि और उस बुक में वो बताती है हमारे कौन कौन से अधिकारी कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, हमारे ये अधिकारी यहाँ लगे हुए, ये अधिकारी यहाँ लगे हुए, ये अधिकारी। ये बताती है हमारा रेवेन्यू कितना है, हमारे खर्चे कितने हुए थे, ये सब बातें बताती है। सरकारें जो ऐसी बुक जारी करती है, उन बुक को बोलते हैं गजट। क्या बोलते हैं? सरकारों द्वारा ऐसी जो बुक जारी की जाती है उनको क्या बोलते हैं? गजट। गजट बोलते हैं उनको। ये जो बुक होती है ये गजट होती है, गजट होती है। ऐसी कैसी बुक अपनी ये है जिसके अंदर ये बताया हुआ है कौन से कर्मचारी कहाँ कर काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, इसलिए इस बुक को बोलते हैं मारवाड़ का गजट। क्या बोलते हैं? रख लो। इस पुस्तक को मारवाड़ का गजट कहा जाता है। दिस बुक इज कॉल्ड एज गजट ऑफ मारवाड़। इस पुस्तक को मारवाड़ का गजट कहा जाता है। दिस बुक इज कॉल्ड एज गजट ऑफ मारवाड़। पुस्तक को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का गजट कहा जाता है। दिस बुक इज कॉल्ड एज गजट ऑफ मारवाड़। समझ जाओगे ना? ऐसी किताबें जिनमें राज्य अपने प्रशासन की जानकारी देता है, उन किताबों को क्या बोलते हैं? गजट। आप जब आरएस बन जाओगे तब आपका नाम भी उस बुक में आएगा। कौन सी बुक में? जिस बुक का नाम क्या है? गजट। इसलिए आप कहोगे मैं गैजेटेड ऑफिसर हूं। मैं कौन सा ऑफिसर हूं? आज भी दो प्रकार के अधिकारी होते हैं, तो गैजेटेड, एक नॉन गैजेटेड। जिनका नाम गजट में आता है और जिनका नाम गजट में, जो बड़े अधिकारी उनका नाम गजट में आता है, जो बड़े अधिकारी नहीं होते उनका नाम गजट में। मैं कहता हूं आपके जब सिलेक्शन होंगे या किसी भी वैकेंसी में जब बच्चों के सिलेक्शन, जो मान लो कोई बच्चे पटवारी लग गए, कोई बच्चे ग्राम सेवक लग गए, तो कई बार मेरे पास ऑफिस में आते हैं कि सर वो मेरा पटवारी में सिलेक्शन हो गया, बधाई हो भाई, आगे और पढ़ाई कर, आरएस बन। कि हाँ सर, पर सर वो मेरे ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। हाँ, सरकार चेक करेगी कि तूने 12वीं कर रखी है कि नहीं कर रखी। क्या पता तूने नहीं कर रखी हो, एग्जाम दे दिया, या 12वीं सही स्कूल से तो कर रखी है, क्या पता फर्जी डिग्री बना के लेके आ गया हो तू। सरकार चेक करेगी कि तूने यदि ओबीसी से फॉर्म भरा तो तेरे पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है या नहीं, तूने ईडब्ल्यूएस से भरा तेरे पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है या नहीं, एससी से भरा तो एससी का सर्टिफिकेट है या नहीं, तो सरकार चेक करेगी। तो सर वो डॉक्यूमेंट तो मेरे पास है, पर सरकार ये भी कहती है कि डॉक्यूमेंट किसी बड़े अधिकारी के साइन करवा के ला। जो अधिकारी कहता हो कि हाँ डॉक्यूमेंट सही है, अटेस्टेड करवा के ला। क्या करवा के ला? अटेस्टेड हमेशा गेजेटेड ऑफिसर करता है। कौन करता है? तो सर वो गेजेटेड ऑफिसर के साइन करवाने हैं, कोई जानकार हो तो करवा दो। अपने यहाँ स्प्रिंग बोर्ड के खूब सारे स्टूडेंट लगे हुए होते हैं, अपने कह देते हैं भाई वो फलाने जी उस डिपार्टमेंट में बैठते हैं, तू चला जा,
तेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके चला जा, साथ में जिन पे साइन करवाने डुप्लीकेट कॉपी वो लेके चले जा, बात वहां साइन कर देंगे। स्टूडेंट जाते हैं, दूसरे दिन मुझे आके बताते हैं, हाँ सर मैं गया था, उन सर ने हाथों हाथ साइन कर दिए जाते। मेरे से पूछा और था कौन से बेच में पढ़ता है, क्या क्या सब्जेक्ट हो गए तेरे, उनका भी था आरएस की तैयारी करनी तेरे को। ऐसा आप भी करेंगे, आपके पास वैसे मैं कोई स्टूडेंट भेजूंगा, साइन कर दोगे पक्का? क्या कहोगे नहीं करूंगा? तरीका है क्या, मैं जानता नहीं हूं तेरे को क्यों करूं साइन, ऐसा तो नहीं कहोगे? स्प्रिंग बोर्ड का नाम लेके स्टूडेंट आएगा, मैं फोन कर दूंगा, साइन कर दोगे पक्का? फोन तो उठा लोगे? चलो फिर ठीक, क्या होता तुमको तो क्यों उठाए फोन, फीस दे के पढ़े थे तेरे से, कौन सा एहसान किया था? नहीं कहोगे ऐसा? चलो नहीं कहो तब तो ठीक है। हाँ हाँ, ऐसे ऑन करवा दे, अरे भाई रे, है टेक्निकल इश्यू है क्या, टेक्निकल इश्यू है? पावर अपने आप ही कम ज्यादा हो जाती है, भूत तो नहीं है? शांति, भूत भूत का मामला है, ठीक हो रहा है थोड़ा। तो इस पुस्तक को क्या कहते हैं मारवाड़ का? क्या? इनके पंखा चला दो भाई, उधर पंखे और चलो, इधर पंखे चल रहे हैं सारे, धीरे चल रहे हैं, तेज करो, फिर पक्का भूत है रहे, धीरे धीरे चलो, पंखे तेज कर दो भाई सारे, उधर वाले और पंखे चला दो अपने। तो दो किताबें, कौन कौन सी दो किताबें ये बताओ देखे? नैनसिरी ख्यात, मारवाड़रा परगनारी विगत। कौन कौन सी दो किताबें? नैन्सी कौन से पद पे था, कौन से राजा के दरबार में, राजा ने क्यों गिरफ्तार किया, खाली इसको किया, परिवार में और किसी को भी किया? भाई का नाम क्या था, और दोनों ने जेल में क्या कर ली? कौन कहता है राजपूताने का अबुल फजल है? मुंशी देवी प्रसाद। और कौन कहता है आपके ये उससे भी श्रेष्ठ है भाई साहब, कालिका रंजन कानून गो, कौन कहता है? याद रह जाएगा। एक एग्जाम्पल और पढ़ लें, दो दो पढ़ लेते हैं सबके, एक हो गया, एक एग्जाम्पल और पढ़ो, एक राइटर और लिखो, लिखो पृथ्वीराज राठौड़। क्या नाम बताओ देखिए? पृथ्वीराज राठौड़। आपने बीकानेर में एक राजा हुआ था, उस राजा का नाम था राय सिंह। क्या नाम था? ये उस राय सिंह का छोटा भाई था, लिखो। बीकानेर के राजा राय सिंह का छोटा भाई था, ही वॉज यंगर ब्रदर ऑफ बीकानेर किंग राय सिंह। बीकानेर के राजा राय सिंह का छोटा भाई था, ही वॉज यंगर ब्रदर ऑफ बीकानेर किंग राय सिंह। बीकानेर के राजा राय सिंह का छोटा भाई था, ही वॉज यंगर ब्रदर ऑफ बीकानेर किंग राय सिंह। बीकानेर के राजा राय सिंह का क्या था? छोटा। राय सिंह ने अकबर से संधि कर रखी थी, किसे कर रखी? इसलिए अकबर के दरबार में रहता था। पृथ्वीराज किसके दरबार में रहता था? लिख लो, यह अकबर का दरबारी विद्वान था, ही वॉज कोर्ट स्कॉलर ऑफ अकबर। यह अकबर का दरबारी विद्वान था, ही वॉज कोर्ट स्कॉलर ऑफ अकबर। किसके कोर्ट में रहता था? अकबर। ही वॉज कोर्ट स्कॉलर ऑफ अकबर। बोर्ड पे देख क्या लिखा है मैंने, ही वॉज कोर्ट स्कॉलर ऑफ अकबर। ये अकबर का क्या था? दरबारी। अकबर ने इसको एक किला गिफ्ट में दे दिया था, उस किले का नाम है गागरोन। कौन सा किला? गागरोन पड़ता है झालावाड़ में, कहां पड़ता है? लिख लो, अकबर ने इसे गागरोन किला दिया था। अकबर गिफ्टेड हिम गागरोन फोर्ट। गागरोन कहां पड़ता है? अकबर ने इसे गागरोन किला दिया था। अकबर गिफ्टेड हिम गागरोन फोर्ट। अकबर ने इसे गागरोन किला दिया था। अकबर गिफ्टेड हिम गागरोन फोर्ट। कौन सा किला दिया था? गागरोन किला दिया था। इसने वहां गागरोन में बैठे बैठे एक बहुत अच्छी बुक लिखी, उस बुक का नाम है वेली कृष्ण रुक्मणी। क्या नाम है? लिख लो, पुस्तक। हो गया सही? क्या नाम बुक का बताओ देखे? वेली कृष्ण रुक्मणी। क्या नाम है? मैंने अभी बताया, रा रे री का मतलब क्या होता है? का के की, तो री का मतलब तो की हो गया लास्ट में।
वेली का मतलब होता है कविता। क्या मतलब होता है? सुनो, लिखना नहीं, हर बात लिखने की नहीं होती। जो लंबी लंबी कविताएं होती थी उनको क्या बोलते हैं? वेली। बेल होती है, बेल, फूल पत्तों की बेल होती है। बेल छोटी सी होती है कि लंबी होती है? से लंबी बेल होती है, वैसी लंबी जो कविताएं होती है उनको क्या बोलते हैं? वेली। किस पे लिखी गई? भगवान कृष्ण और रुक्मणी। रुक्मणी कौन है? भगवान कृष्ण की जो पटरानी थे, उनकी जो मुख्य रानी थी, उनका नाम क्या था? रुक्मणी। तो भगवान कृष्ण और रुक्मणी पर लंबी कविता लिख दी, इसलिए नाम क्या हो गया? क्या नाम हो गया? अच्छा, कौन सी भाषा के अंदर लिखी? हम पढ़ रहे हैं राजस्थानी साहित्य। कौन सा साहित्य है? राजस्थानी साहित्य। पर राजस्थानी में अपने अलग अलग बोलियां थी। पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी, कहीं पर मेवाड़ी, कहीं पर अपने ढूंढाड़ी, कहीं पर अपने वागड़ी, कहीं पर अपने मेवाती। तो पश्चिमी राजस्थान में जो थी ये थी मारवाड़ी। कौन सी थी? अब पश्चिमी राजस्थान का मतलब ही जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, ये पूरा इलाका हो गया। यदि आप मारवाड़ मारवाड़ देखोगे तो ऊपर बीकानेर, फिर उसके नीचे जैसलमेर, बाड़मेर, फिर नीचे की तरफ इधर जोधपुर आएगा आपके। तो बीकानेर वाला जो भाग है ये उत्तर भाग है। कौन सा भाग है? तो इसलिए ये मारवाड़ी कौन सी हो गई? उत्तरी मारवाड़ी। कौन सी मारवाड़ी हो गई? तो अब आपसे कोई पूछेगा कि वेली कृष्ण रुक्मणी कौन सी भाषा में लिखी गई है? नॉर्थ मारवाड़ी में। उत्तरी मारवाड़ी है, पूरी मारवाड़ी है वो, लेकिन मारवाड़ी में भी कौन सी मारवाड़ी है? उत्तरी मारवाड़ी। लिख लो, लैंग्वेज, भाषा उत्तरी मारवाड़ी, नदन मारवाड़ी, या नॉर्थ मारवाड़ी, नदन मारवाड़ी लिख लो। अब अपने है ना राजस्थानी में लिखने के दो तरीके थे। पश्चिमी राजस्थान में जो लिखने का तरीका था उसको बोलते डिंगल। क्या बोलते? और पूर्वी राजस्थान में लिखने का तरीका था उसको बोलते पिंगल। क्या बोलते? मैं आगे साहित्य पढ़ेंगे तब मैं और बताऊंगा। मोटा मोटा सा ये था कि इधर गुजरात वाला असर आता वो तो था डिंगल, उधर ब्रज भाषा का असर आ जाता वो क्या हो जाती? पिंगल। बस इतना सा ही था। अब मुझे बताओ, ये अपने पश्चिमी राजस्थान में लिखी हुई है भाई, मारवाड़ तो पश्चिमी राजस्थान हो गया, तो डिंगल होगी कि पिंगल? ये लिखने की शैलियां हैं। क्या लिखने की? स्टाइल जो होती है लिखने की। तो लिख लो, शैली कौन सी है? डिंगल। शैली कौन सी है इसकी? डिंगल। शैली कौन सी है? डिंगल शैली है इसकी। तो अब कोई पूछे वेली कृष्ण रुक्मणी किसने लिखी थी? पृथ्वीराज राठौड़। कौन से राजा के दरबार में? अकबर। कौन से राजा के? अकबर। अकबर का दरबारी विद्वान है वो। कौन से किले के अंदर? गागरो। कौन सी भाषा में? उत्तरी मारवाड़ी। कौन सी शैली में? डिंगल शैली में। अब लिखी और लिख के गया अकबर के पास, और अकबर जाकर बादशाह अकबर, मैंने वहां बैठे बैठे एक बुक लिखी है, पढ़ो देखे थोड़ी, पढ़ के बताओ कैसी लिखी है। अब बादशाह अकबर तो कहां से पढ़ ले, बादशाह अकबर अंगूठा छाप था। बादशाह अकबर पढ़ा लिखा? बादशाह ने कहा जोरदार लिखिए, क्या कवर है शानदार से। अनपढ़ आदमी तो यही कर सकता है, पर बादशाह अकबर के दरबार में, बादशाह अकबर क्या पढ़ने का शौक खूब था, वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसे पढ़ने का क्या था, इसलिए वो खूब सारे पढ़े लिखे लोगों को अपने दरबार में रखता था और उनको डेली कहता अगला भाई खड़ा हो जाओ, बुक पढ़ के सुनो। तो ज्ञान प्राप्त करने का उसको शौक था, लेकिन खुद वो पढ़ा लिखा नहीं था। फिर उसने दरबारी विद्वान रख लिए अपने खूब सारे, कि तू सुना दे मुझे क्या लिखा हुआ है, तू सुना दे मुझे क्या लिखा हुआ है। आप भी आधुनिक काल के अकबर हो सारे, आपके आधुनिक काल के अकबर हो, क्योंकि आप पढ़ना नहीं चाहते, इसलिए आपने आगे कोचिंग में रुपए दिए, लो खड़े कर दो। अब 2 घंटे पहले सर आगे पढ़ा के जाते हैं, फिर आपको तो बहस बैठ जाओ, फिर 2 घंटे मैं पढ़ा के जाता हूँ, फिर आपको तो बहस, इतना खूब है आज, ज्यादा नहीं पढ़ाएगा। मजे ले रहे हो आप बैठे बैठे, आप खुद पढ़ना नहीं चाहते। आप केवल हमसे क्या करते हो, सुनते हो। ऐसे अकबर करता था आपकी तरह, वो बैठा रहता था, बाकी मेरी तरह खड़े रहते थे। जैसे अकबर के दरबार में एक था, उसका नाम था दुरसा अढ़ा। एक विद्वान थे, वो कौन थे? किसके दरबार में? ये अपने राजस्थान के थे, सिरोही के। कहाँ के थे? तो अकबर ने कहा कि अच्छा, राजस्थान का बंदा बुक लिख के लाया, राजस्थानी में बुक लिख के लाया, उत्तरी मारवाड़ी में लिख के लाया। तो दुरसा जी राजस्थान के अंदर, दुरसा जी ये पकड़ो बुक और पढ़ के बताओ कैसी गए। दुरसा दिन का साहब 2-3 दिन का टाइम दो, पूरा पढ़ने में यूं टाइम लगेगा। हाँ दिए, 7 दिन दिए, पढ़ गया। 7 दिन बाद दुरसा जी आए। अकबर ने कहा बताओ भाई बुक पे क्या रिव्यू, आपका क्या कमेंट है, बुक पे कैसे नोट्स तैयार किए इसने। और दुरसा जी ने कहा साहब हमारे हिंदुओं में 4 वेद होते हैं। कितने वेद होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कितने वेद होते हैं? यदि मेरा बस चले ना तो इस किताब को 5वां वेद घोषित कर दूं।
क्या घोषित कर दूं? जितने महत्वपूर्ण वेद है उतनी महत्वपूर्ण किताब कौन सी है? वेली कृष्ण रुक्मणी। उसने कहा हमारे हिंदुओं में 18 पुराण है। कितने पुराण है? भागवत पुराण, शिव पुराण, दुर्गा पुराण, गरुड़ पुराण, ऐसे कितने पुराण है? मेरा बस चले ना तो मैं इसको 19वां पुराण घोषित कर दूं। क्या घोषित कर दूं? तो दुर्साढ़ा ने इस बुक को क्या बताया? कौन सी बुक को? कौन सी बुक को? और कौन सा पुराण बताया? 19वां। कौन सा पुराण बताया? वेद कौन सा? 5वां। पुराण कौन सा? इसका मतलब पुराण है कितने? तो इस बुक को क्या घोषित किया जाए? कौन सा वेद घोषित किया जाए? कौन सी बुक को? किसने लिखी थी? किसके दरबार में लिखी थी? कौन से किले में लिखी थी? कौन सी भाषा में लिखी थी? कौन सी शैली में लिखी थी? किसने कहा 5वां वेद 19वां पुराण? देखो, दुर्सा आढ़ा ने इस पुस्तक को 5वां वेद तथा 19वां पुराण बताया था। दुर्सा आढ़ा कॉल्ड दिस बुक 5th वेद एंड 19th पुराण। दुर्सा आढ़ा ने इस पुस्तक को 5वां वेद तथा 19वां पुराण बताया था। दुर्सा आढ़ा कॉल्ड दिस बुक 5th वेद एंड 19th पुराण। इस पुस्तक को 5वां वेद तथा 19वां पुराण बताया था। क्या बताया था? 5वां वेद और 19वां पुराण। किसने? दुर्सा आढ़ा ने। फिर भाई इस किताब को पढ़ लिया जेम्स टोड ने। किसने पढ़ लिया? वो बड़ा जोरदार आदमी था। कौन सी बुक को पढ़ लिया जेम्स टोड ने? वैली। और उसने इस बुक को पढ़ा और उसने पढ़ेगा भाई साहब पूछो मत। इस किताब को पढ़ने के बाद में 10,000 घोड़ों जितनी ताकत आ जाती है। कितनी ताकत आ जाती है? तो क्या बताता है इस किताब में कितनी ताकत है? उसने कहा मैं तो यूं फट रहा हूं, इतनी ताकत आ गई मेरे अंदर। देखो, जेम्स टोड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जेम्स टोड, जेम्स टोड के अनुसार, अभी पढ़ेंगे हम जेम्स टोड के बारे में। और जेम्स टोड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जेम्स टोड, इस पुस्तक में 10,000 घोड़ों का बल है। दिस बुक हैज 10 पावर ऑफ 10,000 horses। दिस बुक हैज पावर ऑफ 10,000 horses। इस पुस्तक में 10,000 घोड़ों का बल है। दिस बुक हैज पावर ऑफ 10,000 horses। ये शक्तिशाली किताब है साहब। 10,000 हॉर्स पावर एक साथ है इसमें। कितनी शक्ति है इसके अंदर? ऐसा कौन कहता है? कौन सी बुक में? वैली कृष्ण रुक्मणी। फिर भाई साहब एक बंदा इटली से अपने देश में आया, एलपी टेसिटोरी। क्या नाम था? कहां से आया था? इटली से एक बंदा आया था। अरे बड़ा जोरदार आदमी था। एलपी टेसिटोरी कहां का रहने वाला है? इटली। इटालियन था। ये देख लो भारत से कितना प्यार करता होगा। इसने इटली में पीएचडी की थी। क्या की थी? रामायण पे। किस पे? रामायण। रामायण। भगवान राम के बारे में 2 लोगों का लिखा हुआ सबसे अधिक पॉपुलर है, वाल्मीकि जी की रामायण और तुलसीदास जी की रामचरितमानस। कौन कौन सी 2 किताबें? वाल्मीकि जी की रामायण और तुलसीदास जी की। वाल्मीकि जी ने क्या लिखी? रामायण। और तुलसीदास जी ने क्या लिखी? इसने वहां पीएचडी का टॉपिक लिया था, रामायण और रामचरितमानस में समानता तथा असमानता। इटली से पीएचडी की। क्या टॉपिक लिया? रामायण तथा रामचरितमानस में समानता तथा। इटली वाले दोस्त इसको छेड़ते रहते, ये इंडियन है और गलती से पैदा हो गया अपनी तरफ और इसलिए इंडिया की बात करता रहता है। उन दिनों अपने भारत में अंग्रेजों का राज हुआ करता। अंग्रेजों को ऐसे लोगों की आवश्यकता थी जिनको भारत की भाषा भी आए, यूरोप की भाषा भी आए, इंग्लिश भी आए, इटालियन आए, फ्रेंच आए और संस्कृत आए, हिंदी आए, मराठी आए, गुजराती आए। इसको आती थी 15-20 एक भाषा। ये मराठी जानता था, गुजराती जानता था, राजस्थानी जानता था, संस्कृत जानता था, फारसी जानता था, हिंदी जानता था और यूरोप वाली सारी जानता था। तो अंग्रेजों ने इस बंदे को बुलाया। अंग्रेजों को पता था इटली में एक बड़ा इंटेलिजेंट बंदा है। अंग्रेजों ने कहा तू हमारे पास आ जा। ये कलकत्ता आ गया। कहां गया? और कलकत्ता आकर इसने अंग्रेजों ने कहा तू किताबों का ट्रांसलेशन कर। अब अंग्रेज इसको संस्कृत की बुक देते, ले इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दे। संस्कृत आती है, इंग्लिश आती है, कर गया ट्रांसलेशन। फिर इसको अंग्रेजों ने गुजराती की बुक दी लेकर इसने कर ली, मराठी की बुक दी इसने कर दी। अब जिसने राजस्थानी किताब,
जब राजस्थानी की किताबें दी उसने अंग्रेजों से पूछा ये जो इस बार किताबें आई है ये कहां पड़ता है इंडिया में? तो उन्होंने कहा ये अपने बेटे कलकत्ता। और हे यहां जाके पड़ा राजस्थान। भाई कलकत्ता पूर्व में, अपने कहां आगे पश्चिम में, तो एकदम ठेठ में है। तो इसने कहा यार मैं यहां जाके नौकरी करना चाहता हूं। इन किताबों में मजा है यार, क्या गजब के लोग हैं यार, क्या गजब की कहानियां इन लोगों की, क्या गजब के वीर बहादुर लोग हैं। और अंग्रेजों ने कहा यार बात तो तेरी सही है तो ये ऐसे ही जैसे तू बता रहा है, पर वहां जाके तू नौकरी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? उसने कहा वो पार्ट अपना इंडिया में नहीं आता, राजस्थान वाला पार्ट इंडिया से बाहर है। इंडिया उतनी दूर ही है जहां तक अंग्रेजों का राज है, यूपी तक ही है, आगे वाले में राजाओं के राज है, अपना सिस्टम नहीं है वहां। तो इसने कहा फिर ये पकड़ो इस्तीफा। इसने अंग्रेजों को अपना रिजाइन दिया, राजस्थान आ गया, जोधपुर के राजा के पास नौकरी कर ली। कहां के राजा के पास? और जोधपुर राजा का अपने को जब राजस्थान की किताबों में ट्रांसलेशन करने, तो राजस्थान में बैठ के करूं, कलकत्ता बैठ के क्यों करूं बाद में? फिर अंग्रेज तो मेरे को 2-4 किताब देंगे, यहाँ पे तो राजा के पास 1000 पड़ी, 1000 की 1000 पढ़ूंगा मैं। पर जोधपुर के राजा को किसी ने भड़का दिया कि हमने सुना आजकल एक गोरा आपके पास आया हुआ है। जोधपुर राजा ने कहा हाँ एक यार वो किताब पढ़ता रहता है। अरे कि कोई किताब नहीं है, अंग्रेजों का जासूस है और वो आपकी बातें बता देगा अंग्रेजों को। इसलिए जोधपुर के राजा ने इसको जोधपुर से निकाल दिया। ये बापड़ा खूब रोया, जोधपुर की गलियों में भटका, आता जोड़ी की इसने कि प्लीज ऐसे मत करो, मेरे को रख लो आप। पर राजा ने कहा ना रवाना हो जाए यहाँ से। तो इसने लोगों से पूछा अब कहाँ जाऊं? तो लोगों ने कहा तू बीकानेर चला जा। ये जोधपुर से आगे कहां चला गया? बीकानेर। 1914 की बात है। कब की बात है? ज्यादा पुरानी भी नहीं, 1914 आजादी से थोड़े दिन पहले बीकानेर गया। बीकानेर में एक बहुत बड़े राजा हुए गंगा सिंह। कौन राजा हुए? और गंगा सिंह जी ने कहा कि ये बड़ी लाइब्रेरी, कई साल हो गए ताला लगे हुए, अंदर मकड़ी के जाले हैं, झाड़ ले और पढ़ ले। उस लाइब्रेरी में 3000 किताबें थी। कितनी किताबें थी? ये सारी पढ़ गया। एक एक किताब पे फुट नोट लिखा है इसने, कुछ ना कुछ एक एक किताब पे लिख के गया। इस किताब में ये अच्छी बात, ये बुरी बात, इस किताब में ये अच्छी बात, ये बुरी बात, इस पेज पे ये लिखा हो, इस पेज सबके बारे में थोड़ा 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 लिखा है इसने। तो जब इसने ये पढ़ी वेली कृष्ण रुक्मणी, क्या पढ़ी? तो इसने कहा हमारे यूरोप में ऐसा कैसा एक कवि हुआ था जो इसकी तरह ही लिखता था। उस कवि का नाम है होरेस। क्या नाम है? वो यूनानी भाषा में लिखता था। कौन सी भाषा में? ग्रीक, ग्रीक लैंग्वेज। यूरोप में पहले यूनान का साम्राज्य होता, तो यूनानी भाषा अगर वो जो कवि हुए तो उनमें कवि कौन सा हुआ था? होरेस। तो कहा जैसे हमारे यूरोप में होरेस लिखता था, वैसे आपके यहाँ पे डिंगल में यदि कोई लिख रहा है तो वो लिख रहा है पृथ्वीराज राठौड़। कौन लिख रहा है? इसलिए वो कहता है तुम्हारा पृथ्वीराज राठौड़ क्या है डिंगल का। जैसे हमारा होरेस यूरोप में लिखता था, वैसे तुम्हारा पृथ्वीराज डिंगल में लिखता है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? ऐसा कौन कहता है? खुद कहां का था? पृथ्वीराज राठौड़ को क्या बताता है? डिंगल का होरेस। क्या बताता है? होरेस ऑफ डिंगल। समझ जाओगे बात। तो किसको डिंगल का होरेस कहा जाता है? कौन कहता है? वो खुद कहां का था? वो इटली का। इटली वालों से तुलना करेगा भाई? जो आदमी जिसका जो पढ़ा हुआ उसने कहा मैंने यूरोप में होरेस पढ़ा है। जैसा होरेस हुआ है हमारे इटली के अंदर, वैसा वैसा आपके यहाँ पर कौन हुआ है? पृथ्वीराज राठौड़। उसने हमारी भाषाओं में लिखा, इसने आपकी डिंगल में लिखा, इसलिए क्या डिंगल का। बोले बड़ी बात देख लो। एलपी तेसीतोरी ने, एलपी तेसीतोरी कोष्टक में इटली लिख लेना। एलपी तेसीतोरी ने, एलपी तेसीतोरी, एलपी तेसीतोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का होरेस कहा था। कोल्ड पृथ्वीराज राठौड़ एज होरेस ऑफ डिंगल। पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का होरेस कहा था। कोल्ड पृथ्वीराज राठौड़ एज होरेस ऑफ डिंगल। पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का होरेस कहा था। कोल्ड पृथ्वीराज राठौड़ एज होरेस ऑफ डिंगल। पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का होरेस कहा था। कोल्ड पृथ्वीराज राठौड़ एज होरेस ऑफ डिंगल। किसने कहा? एलपी तेसीतोरी। किसको कहा? खुद कहां का रहने वाला था? इटली का रहने। और अपने राजस्थान में खूब काम कर गया, अपने राजस्थानी की ग्रामर बना के गया पूरी। ये राजस्थानी भाषा ग्रामर लिख देता हूं लोग, पूरी ग्रामर लिख के गया था। तेसीतोरी 5 साल रहा था, 32 साल में तेसीतोरी मर ही गया था। 32 साल की उम्र में तो मर गया था। उससे पहले इतनी किताबें लिख गया, राजस्थानी की ग्रामर बना गया, इतनी सारी किताबें पढ़ के चला गया, तो महानतम आदमी था। जैसे अभी आपने आया था कोरोना,
तो ऐसी महामारी 100 साल पहले भी एक आई थी। एक बीमारी आई थी, उसका नाम था इन्फ्लुएंजा। क्या नाम था? वो इन्फ्लुएंजा हो गया था, इसके इन्फ्लुएंजा से मर गया था। ये इटली, इसकी मम्मी बीमार हुई थी, मम्मी बीमार हुई तो मिलने गया था। फिर मदर की भी डेथ हो गई। वहां से वापस बीकानेर आ रहा था, रास्ते में जहाज के अंदर वो बीमारी लगती है इसको, बीकानेर रहता है, बीकानेर में मर जाता है। इसके दो सपने थे कि एक तो मैं राजस्थान में मरूं, एक राजस्थान में ब्याह कर लूं। तो पहला सपना तो पूरा हो गया, मर गया। ब्याह अपने वालों ने, किसी ने इसका किया। इसने अपने वालों को कईयों कहा कि भाई मेरी शादी कर दो अपना करने पे, हम हमारी बहन बेटी ऐसे किसी को देते। हाँ, तुम्हारे यदि कोई बहन हो, भाई अपने वालों को लगा तो इसकी बहन से शादी करेंगे, टापर तो गोरे होंगे, अगली पीढ़ियां तो सुधरे थोड़ी, नस्ल सुधार की जाए थोड़ी। तो बेचारा यूं मर गया था देसी तोरी अपने। अब लिखो फारसी साहित्य, पर्शियन लिटरेचर, फारसी साहित्य, पर्शियन लिटरेचर। एक बंदे का नाम लिखो, अमीर खुसरो। क्या नाम बंदे का? अमीर खुसरो। क्या नाम है? और इसने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है खजाइन उल फुतूह। अब फारसी में जैसे नाम होंगे भाई साहब। या इसी बुक का एक नाम और है, कोष्टक में लिखना, तारीख ए अलाई। बोर्ड पे देख के लिख लो, पहले पहले पंचायती नहीं करनी अब। अमीर खुसरो की बुक का नाम क्या है? खजाइन उल फुतूह है। क्या नाम है? खजाइन उल फुतूह है। या इसी बुक का एक और नाम क्या है? तारीख ए अलाई। क्या नाम है? क्या नाम है? मैं दूसरे वाला नाम उठाता हूं। क्या नाम लिखा हुआ है? तारीख ए अलाई। ये फारसी भाषा उल्टी पढ़ी जाती है, फारसी अरबी उर्दू उल्टी पढ़ते हैं। इधर से पढ़ना शुरू करेंगे। अलाई, अलाई का मतलब अलाउद्दीन खिलजी। अलाई का मतलब क्या है? ये जहां पर भी ए लगते हैं इसका मतलब है का के की। क्या है? तो अलाउद्दीन का, तारीख का मतलब इतिहास। तारीख का मतलब, यदि हिंदी में बुक होती नाम होता अलाउद्दीन का इतिहास, यदि इंग्लिश में होती नाम होता हिस्ट्री ऑफ अलाउद्दीन। ये फारसी में इसलिए तारीख है, उल्टा पढ़ दो, तारीख ए अलाई। उधर से पढ़ेंगे अलाई अलाउद्दीन का इतिहास, अलाउद्दीन का इतिहास। अलाउद्दीन ने अपने राजस्थान पे जो जो अटैक किए थे वो अपने को कौन सी किताब से पता चलते हैं? या उसी का एक नाम और क्या है? तो ये पुस्तक क्या जान अपने भाई इसमें खूब सारी बातें हैं, पर राजस्थान की क्या बातें हैं कि अलाउद्दीन ने राजस्थान पे क्या किए थे? आक्रमण। देख लो, यह पुस्तक अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान आक्रमणों की जानकारी देती है, या राजस्थान पर आक्रमणों की जानकारी देती है। दिस बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अटैक्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी ऑन राजस्थान। यह है पुस्तक अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान पर आक्रमणों की जानकारी देती है। दिस बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अटैक्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी ऑन राजस्थान। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान पर आक्रमणों की जानकारी देती है। दिस बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अटैक्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी ऑन राजस्थान। अब कोई पूछे कि अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान आक्रमणों की जानकारी कौन से लेखक ने दी है? अमीर खुसरो अपनी कौन सी पुस्तक में दी है? खजाइन उल फुतूह है। उसका एक और नाम क्या है? लाइव कमेंट्री है। ये अलाउद्दीन के साथ में था राजस्थान, लिखता आज ये वाह, कल ये वाह, इतने लोग मरे, इतने लोग काटे, ये क्या, सब कुछ लिखता है। फिर दूसरा राइटर अभी हम बार बार पढ़ ही रहे थे, अबुल फजल, अबुल फजल, ये लिख लो। अभी अपने पढ़ रहे थे अबुल फजल किसके दरबार में था? अकबर। लिख लो, यह है अकबर का दरबारी विद्वान था। ही वॉज कोर्ट स्कॉलर ऑफ अकबर।
यह अकबर का दरबारी विद्वान था। ही वॉज कॉल्ड स्कॉलर ऑफ अकबर। यह अकबर का दरबारी विद्वान था। ही वॉज कॉल्ड स्कॉलर ऑफ अकबर। क्या था अकबर का? दरबार। बुक का नाम लिखो इसकी, अकबरनामा। देखो पुस्तक अकबरनामा। बुक, बुक बराबर लिख लो अकबरनामा। तूने फिर गलत लिखा है। ये क्या लिखा है तूने? मैं क्या बोल रहा हूं? कोल्ड नहीं लिखना। ही वॉज कोर्ट स्कॉलर ऑफ अकबर। कोर्ट का मतलब होता है राजा का दरबार। ये अपना कोर्ट है। स्कॉलर मतलब विद्वान। पुस्तक का नाम क्या है? अकबर। अब वैसे तो अकबरनामा में किसकी जानकारी मिलेगी? अकबर। नामा का मतलब होता है जीवनी। नामा का मतलब क्या होता है? बाबर की जीवनी, अकबर की जीवनी, हुमायूं की जीवनी, जहांगीर की जीवनी, औरंगजेब की जीवनी। नामा का तो मतलब ही जीवनी है ना, तो अकबर की जीवनी है। पर अब अकबर की राणा प्रताप से लड़ाई भी है, तो ये बताएगा? अकबर की जीवनी बिना महाराणा प्रताप की कंप्लीट थोड़ी हो सकती है। पर ये पूरा ये लिखता है कि भाई अकबर जीता जीता जीता, महाराणा प्रताप ने कुछ ही नहीं किया, वो तो एकदम गरीबड़ा सा है, बार बार हरा दिया। एक पक्षीय विवरण है। कैसा विवरण है? वन साइडेड। पूरी तरीके से। भाई ये तो अकबर को महान बताएगा, ये खिलाफ कैसे लिख सकता है? तो वैसे सेम सी बातें वही लिख लो। इस पुस्तक में अकबर तथा प्रताप के एक पक्षीय इस पुस्तक में अकबर तथा प्रताप का एक पक्षीय विवरण है। इस पुस्तक में अकबर तथा प्रताप का एक पक्षीय विवरण है। दिस बुक डिस्क्राइब्ड वन साइडेड रिलेशन ऑफ अकबर एंड प्रताप। दिस बुक डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब किया उसने। दिस बुक डिस्क्राइब्ड वन साइडेड रिलेशन ऑफ अकबर एंड प्रताप। इस पुस्तक में अकबर तथा प्रताप के एक पक्षीय संबंधों का विवरण है। एक पक्षीय संबंधों का विवरण है। दिस बुक डिस्क्राइब्ड वन साइडेड रिलेशंस ऑफ अकबर एंड प्रताप। अकबर के साइड वाले बताए हुए, उनकी महानता बताई हुई। फिर अकबर ने अपने राजस्थान में एक जगह कब्जा कर रखा था, अजमेर। कहां कब्जा कर रखा? तो ये अजमेर रहा था अबुल फजल। तो अजमेर के बारे में बताता है कि कितनी सर्दी पड़ती है, कितनी गर्मी पड़ती है, बरसात आती है कि नहीं आती है। तो कोई पूछेगा कहाँ की जलवायु का वर्णन करता है, देख लो। इस पुस्तक में अजमेर की जलवायु का वर्णन है। क्लाइमेट ऑफ अजमेर इज डिस्क्राइब्ड इन दिस बुक। इस पुस्तक में अजमेर की जलवायु का वर्णन है। क्लाइमेट ऑफ अजमेर इज डिस्क्राइब्ड इन दिस बुक। अजमेर की जलवायु का वर्णन है। फिर ये वैसे बताता है राजस्थान के, अब वो अजमेर में रहा तो राजस्थान के लोगों से मिला है, तो राजस्थान के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे मेले और त्योहार मनाते हैं, तो राजस्थान की सांस्कृतिक जानकारी देता है। कैसे जानकारी देता है? देख लो। इस पुस्तक से राजस्थान की सांस्कृतिक जानकारी मिलती है, या सांस्कृतिक, इस पुस्तक से राजस्थान की सांस्कृतिक जानकारी मिलती है। दिस बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट कल्चरल कंडीशन ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक से राजस्थान की सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। दिस बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट कल्चरल कंडीशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान की सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। कोष्टक में लिख लो, मेले, त्योहार, वेशभूषा, ताकि याद रहेगा। फेयर्स, फेस्टिवल्स, कॉस्ट्यूम्स, मेले, त्योहार, वेशभूषा। ये अकबर के साथ में राजस्थान में कई जगह गया था, तो मेवाड़ के बारे में बताता है। जयपुर, अलवर और भरतपुर की भौगोलिक स्थिति बताता है। कहां कहां की भौगोलिक स्थिति? मेवाड़, जयपुर, अलवर। पहाड़ है, मैदान है, फसलें कैसी होती है, तो कहां कहां की भौगोलिक स्थिति बता रहा है? मेवाड़, जयपुर, अलवर, भरतपुर। लिख लो। यह पुस्तक मेवाड़, जयपुर, अलवर, भरतपुर की भौगोलिक स्थिति की जानकारी देती है। दिस बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऑफ मेवाड़, जयपुर, अलवर, भरतपुर। यह पुस्तक मेवाड़, जयपुर, अलवर, भरतपुर की भौगोलिक स्थिति की जानकारी देती है। दिस बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऑफ जयपुर, अलवर, भरतपुर। जयपुर, अलवर, भरतपुर की
भौगोलिक स्थिति की जानकारी देती है। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट जियोग्राफिकल कंडीशंस ऑफ जयपुर, अलवर, भरतपुर। किसकी बुक? अबुल अंत। अब कभी आपके मेंस में क्वेश्चन आएगा, अबुल फजल राजस्थान की क्या क्या बातें बताता हमें, या अबुल फजल के अकबरनामा से राजस्थान की क्या क्या जानकारियां मिलती है, 50 शब्दों में बताइए। बता सकते हो कि अकबरनामा से हमें राणा प्रताप और अकबर के एक पक्षीय संबंध होगा भाई, वन साइडेड। उधर अकबर की बातें पता चलती है, प्रताप की बातें ज्यादा पता नहीं चलती है। इससे हमें अजमेर की जलवायु का पता चलता है, राजस्थान की वेशभूषा, मेले त्योहारों का पता चलता है, हमें मेवाड़, जयपुर, अलवर, भरतपुर की भौगोलिक स्थितियों का पता चलता है। ये बात आ गई सारी। चलो अब आ गया जो अपना अंग्रेजी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर। अंग्रेजी साहित्य, एक नंबर है, एक बंदे का नाम लिखो, जॉर्ज थॉमस। कौन बंदा है? जॉर्ज थॉमस। आयरलैंड का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था? आयरलैंड, ब्रिटेन का हिस्सा है आयरलैंड, लिखो। यह आयरलैंड का निवासी था। ही बिलोंग्ड टू आयरलैंड। यह आयरलैंड का निवासी था। ही बिलोंग्ड टू आयरलैंड। यह आयरलैंड का निवासी था। ही बिलोंग्ड टू आयरलैंड। कहां का रहने वाला था? उन दिनों भारत में अंग्रेज राज कर रहे थे। अंग्रेजों की एक कंपनी राज करती थी भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम था? अंग्रेज, इंग्लैंड देश राज नहीं करता था हम पे। 57 की क्रांति तक हम पर उनकी एक कंपनी राज करती थी। कंपनी का नाम क्या था? आप यूं मान लो कि अपनी रिलायंस जाके श्रीलंका पे कब्जा कर ले। हमारी जो रिलायंस है वो जाके श्रीलंका पे, वैसे ही अंग्रेजों की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी वो भारत पे कब्जा किए बैठी है। तब बड़ा बुरा लगता है। वैसा अंग्रेज देश कर लेते तो कोई नहीं था, कंपनी कर गई। एक कंपनी आई थी, कंपनी ने आगे भारत में क्या कर लिया, इसलिए हमने 57 में क्रांति की। कंपनी का राज खत्म करो, इंग्लैंड खुद कर लो, कोई बात नहीं। थोड़ी इज्जत होनी चाहिए यार आदमी की, ऐसे कंपनी राज कर जाए को मतलब थोड़ी है। तो 57 की क्रांति के बाद तो कौन आ गए थे? इंग्लैंड खुद देश आ गए। भाई ये मान लो कि रिलायंस जाके श्रीलंका पे कब्जा कर ले, और थोड़े दिनों बाद श्रीलंका के लोग क्रांति करें और रिलायंस का राज खत्म हो जाए, और मोदी जी कह देंगे भाइयों और बहनों अब खुद देखेंगे अपने। आगे बात समझे? बस यही था। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ राज करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेना बना ली। सेना बना के कहा कि भाई लड़ो, भारत के राजाओं से लड़ो, भारत के राजाओं को हराओ, और वहां पर क्या करो, कब्जा। तो खूब सारे लोग वहां ब्रिटेन से आते हैं यहाँ नौकरी करने के लिए। तो एक नौकरी करने के लिए एक बंदा आ गया, वो कौन था? कंपनी के पास गया, इसने कंपनी को जाकर, कंपनी मैं तुम्हारी तरफ से लड़ना चाहता हूँ। कंपनी ने कहा भाई वैकेंसी नहीं है, फुल है सीट, अब वैकेंसी 3 साल बाद आएगी। तो उसने कहा यार अब आगे वहां से वापस जाने का किराया बढ़ा ही नहीं अपने पास, तो अब क्या करें? तो उसने कहा चलो और किसी की नौकरी कर लेते हैं, अपने को नौकरी करनी है। तो ये चला गया मराठों के पास। किसके पास चला गया? मराठे भारत में बड़ी शक्ति थे। इसने मराठों को कहा कि वैसा मैं तुम्हारी तरफ से नौकरी करना चाहता हूँ। मराठों ने कहा क्या करेगा? इसने कहा तोप चलानी आती है, आप तो मुझे खड़ा कर दो, मैं लड़ लूंगा तुम्हारी तरफ से। मराठों ने कहा ठीक है। क्या लेगा? उसने कहा तनख्वाह दे दो, मेरे को रुपए दे दो, मैं लड़ लूंगा। तो मराठों की तरफ से पैसे लेके लड़ने वाला उनका एक सेनापति था। ऐसे पैसे लेके जो सेनापति लड़ते उनको बोलते बढ़ाईती सेनापति। क्या बोलते? किराए का भाड़ा। भाड़ा, भाड़ा क्या होता है? किराए का सेनापति। भाई दो होता है। भाई मैं आज पूछूंगा अपनी सेना जो है भारत में क्यों लड़ती है, अपने ये थोड़ी कहते हैं पैसे के लिए लड़ती है, अपने तो भारत के लिए लड़ती है। एक राष्ट्रवाद की भावना है इसलिए लड़ रहे। ठीक है, वो लड़ती है इसलिए उनको जीवन यापन के लिए हम पैसे भी देते हैं, पर पैसों से वो चीज तोल थोड़ी सकते हैं हम, है ना। और वो लड़ेंगे ही कि मान लो युद्ध शुरू हो गया, युद्ध के टाइम के अंदर ये कह दिया कि भाई तनख्वाह तो एक बार नहीं है, तो अपना फौजी ये थोड़ी कहता नहीं लड़ूंगा, बात का बाद में देखेंगे। एक बार लड़ना जरूरी, तो हमें क्या करना है? लड़ना है। पर जो जॉर्ज थॉमस था ये मराठों का था, पैसे दोगे तब तक तो लड़ूंगा, बीच में सैलरी नहीं आई ना मैं चला जाऊंगा, देख लेना। तो ये उनका कैसा सेनापति था? बड़ा है। कैसा सेनापति था? मराठे अपने राजस्थान पे अटैक करते थे। कहां अटैक करते? तो ये राजस्थान में अपने 3 जगह मराठों की तरफ से सेनापति बन गया था, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर। कहां कहां आया था? कहां कहां पे आया था? किसकी तरफ से? कौन सा सेनापति बन के? मर्सिनरी कमांडर, बढ़ाईती सेनापति, किराए का सेनापति बन के आया था, और उसने अपने यहाँ अटैक किए। जब ये अटैक करता तो अपनी डायरी में लिखता, तो अपनी डायरी में लिखता है आज हमने राजपुताना के बीकानेर पर आक्रमण किया,
आज हमने राजपूताना के जयपुर पर आक्रमण किया, आज हमने राजपूताना के उदयपुर पर आक्रमण किया। राजस्थान के लिए पहली बार को राजपूताना वर्ड यूज में लेता है तो वो कौन है? इससे पहले कहीं पर रिटर्न प्रैक्टिस के अंदर राजपूताना वर्ड बोलते होंगे लोग, राजस्थान को राजपूताना लिखा पहली बार किसी आदमी ने था तो वो कौन था? देखो, यह है मराठों का भाड़ाइती सेनापति था। ही वॉज मर्सिनरी कमांडर ऑफ मराठास। यह है मराठों का भाड़ाइती सेनापति था। ही वॉज मर्सिनरी कमांडर ऑफ मराठास। यह है मराठों का भाड़ाइती सेनापति था। ही वॉज मर्सिनरी कमांडर ऑफ मराठास। भाड़ा, भाड़ा मतलब किराया। लिख लो, इसने जयपुर, उदयपुर तथा बीकानेर पर आक्रमण किए थे। He attacked on Jaipur, Udaipur and Bikaner. इसने जयपुर, उदयपुर तथा बीकानेर पर आक्रमण किए थे। He attacked on Jaipur, Udaipur and Bikaner. जयपुर, उदयपुर तथा बीकानेर पर आक्रमण किए थे। He attacked on Jaipur, Udaipur and Bikaner. अब लाइन चेंज करके स्टार लगा के लिखो, काम की बात वही है। इसने पहली बार राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। फर्स्ट टाइम ही यूज्ड वर्ड राजपूताना फॉर राजस्थान। इसने पहली बार राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। फर्स्ट टाइम ही यूज्ड वर्ड राजपूताना फॉर राजस्थान। इसने पहली बार राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। फर्स्ट टाइम ही यूज्ड वर्ड राजपूताना फॉर राजस्थान। इसने पहली बार राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। कोष्ठक में लिखो 1800 ईस्वी, क्योंकि इसके हमले लगभग इसी के आसपास थे। पहली बार राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। कोष्ठक में लिख लो 1800 ईस्वी। अब ये तो क्या डायरी लिखता था, कोई बुक नहीं लिखी इसने। फिर ये मर गया ना, तो इसका एक दोस्त था। इसके दोस्त का नाम था विलियम फ्रैंकलिन। क्या नाम था दोस्त का? उसने इसकी डायरी को पब्लिश किया। उसने इसकी डायरी की बुक बना दी और बुक बना के पब्लिश किया, और बुक का नाम ही था मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। कौन सी बुक है बताओ देखे? मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ, मेमोरी 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 मतलब क्या? यादें। जॉर्ज थॉमस की मिलिट्री की यादें। तो मिलिट्री की यादें कहां? अटैक करने की यादें। अटैक कहां किए उसने? जयपुर, उदयपुर, बीकानेर। अटैक में राजस्थान को क्या लिखता है? तो हमें पता चला इस वाली डायरी पढ़ के, जो इसके बुक इसके दोस्त ने पब्लिश करवाई थी, कि यार ये राजस्थान को क्या बोल रहा था। इसलिए आरपीसी ने 2-3 बार सवाल पूछा है, राजस्थान के लिए पहली बार राजपूताना शब्द किसने यूज में लिया था। हमें किसकी बुक से पता चलता है? क्या नाम है बुक का? मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। नाम बोलो देखे, किसने लिखी बुक? विलियम फ्रैंकलिन। क्या नाम है बुक का? मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। लिख लो, विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक यहीं पे, और बुक का नाम लिख लो, बाकी कल पढ़ेंगे। अटेंशन प्लीज, अभी आप लोगों की क्लास है, छुट्टी नहीं हुई है आपकी। टाइम टेबल जिन लोगों ने देख लिया वो तो अपनी सीटों पे बैठे, जिन्होंने नहीं देखा उनकी जानकारी के लिए बता देते हैं, आपकी अभी क्लास है, हिंदी की क्लास है। और हिंदी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्री में भी।